बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। बाखबर सवेरा में खुश आमदेद। गुड मॉर्निंग। 9 बजे सुबह सवेरे हम आपकी खिदमत में हाजिर हो जाते हैं हमेशा की तरह, और आपको एक बार फिर से वेलकम करते हुए मैं कहती हूँ, मैं हूँ सदफ अब्दुल जब्बार। मैं आपके साथ अशफाक इसाक सत्ती। हाउ यू डूइंग पीपल, कैसे हैं आप लोग? सब खैरियत है? बारिश तो ऐसा सच वैसे नहीं हुई। अच्छा, वो एक मैच था जो हम हार गए, खैर मतलब फाइनल था वो, लेकिन फुटबॉल में स्पेन ने फॉरेन फुटबॉल पे चौथी बार जो है यूरो कप जीत लिया है, तो फुटबॉल के बड़े फैंस हैं, और खास तौर पे जो जेनजी हैं वो तो भाई क्रिकेट देखते ही नहीं है। मैं आपको ये बता दूं, वो फुटबॉल देखते हैं। और कल सबकी मैं स्टोरीज देख रही थी, तो भाई जो उनका एक क्रेज़ है फुटबॉल को लेके, तो जो लोग स्पेन के लिए कहते हैं ना, उनके लिए रूटिंग कर रहे थे, तो भाई उनको बहुत बहुत मुबारक। अच्छा भाई, बात ये है कि मैं आई वाज़न्ट गोइंग टू क्रिटिसाइज द लेजेंड्स, द पाकिस्तान चैंपियंस, बिकॉज दे प्लेड रियली वेल। बड़ा अच्छा उन्होंने खेला। और वैसे भी अगर पॉजिटिव अगर आप तनकीद बरा इस्लाह करें, अब तो खैर उनकी इस्लाह का वक्त इसलिए नहीं रहा कि वो पार्ट टाइम में क्रिकेट खेल रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद दे शोड द ग्रिट और सारी चीज़ें। और आपको पता है कि अगर कोई खाम में आपके पीछे पड़ के तनकीद करे, तो उसके लिए एक सिंपल सा सोल्यूशन है, तनकीद उनकी मैटर करती है जो लोग आपके लिए मैटर करते हैं, और बाकी वही आपको सलूक करना चाहिए। जब मुसाफिर चलते जा रहे होते हैं तो कुछ लोग जो हैं वो कुछ ऐसे जानवर हैं जो कि अपना काम दिखा रहे होते हैं, तो काम सबसे पहले आपने क्या करना है, आपने उनको इग्नोर करना है। यू डोंट हैव टू रिटेलिएट। क्या ख्याल है? डोंट लेट एनीवन लिव रेंट फ्री in your head or in your mind on your heart। क्या बात है सदफ। तो मतलब आप कहते हैं ना, जब इसी को हम पॉजिटिविटी कहते हैं। पॉजिटिविटी, अगर कोई आपके साथ अच्छा नहीं है, नहीं होगा, उसकी कोई रीजन होगी, जरूरी नहीं है। हाँ, जरूरी नहीं है कि आपको सब लोग पसंद करें, तो उनकी अपनी रीजंस होगी, तो जब उनको उस रीजंस के साथ रहने दें। आप खुश खुर्रम अपनी जिंदगी जीते रहें। फील हैप्पी कि आप किसी के जहन पे सवार हैं। सवार नहीं है, सवार हैं, बल्कि और आपके जहन पे कोई सवार नहीं है। तो इस पे आप शुक्र अदा करें कि एटलीस्ट आपके अंदर आपने इतना ग्रो किया है एज ए पर्सन मेंटली, कि आप इन चीज़ों को ज़्यादा बॉदर नहीं करते। इट रिक्वायर्स टाइम एंड एनर्जी। आई मीन, ये देख के आपको बड़ी खुशी होती है कि आपकी कितनी लर्निंग होती है विद द पैसेज ऑफ टाइम, और यू फील बेटर। अच्छा जी, आपने जो यूरो कप की बात कर रहे थे, तो क्या स्पेन की परफॉर्मेंस के बारे में सदफ ने भी, और आप ये देखिए कि ये इट्स अ टेस्टिमनी कि सदफ भी इस बारे में माशाल्लाह से आगाह रही, उन्होंने मैच के बारे में आगाही रखी, और इट इज़ ब्यूटीफुल बिकॉज सदफ हर खेल में जो है वो काफ़ी इंटरेस्ट दिखाती हैं। और वैसे कोई फेवरेट प्लेयर तो आई एम श्योर कि इसमें कोई है? वैसे नहीं, मैं इसलिए कि मेरे भांजे ने बड़ा इंटरेस्ट लिया हुआ था, तो उसकी वजह से मैं थोड़ा सा इसमें इंटरेस्ट ले। अच्छा, आप ये देखिए कि वो इस बार क्रिस्टियानो रोनाल्डो का लास्ट ही था, तो इस वक्त बड़ा था कि भाई शायद वो उनकी टीम जो है वो इसमें आगे एक्सेल कर सके, लेकिन ऐसा नहीं हो सका। लेकिन जश्न के मनाजिर आप देखिए कि लोग इतने, मतलब इस इवेंट के ऊपर मतलब ये कि उनका इंटरेस्ट होता है फुटबॉल के प्लेयर्स के साथ, एसोसिएशन होती है, और यही फुटबॉल के प्लेयर्स जो हैं, आप देखें अपनी अपनी मतलब ये है कि डिफरेंट लीग्स भी खेलते हैं। चौथी बार उन्होंने अपने नाम किया है फाइनल। अच्छा, ये देखें कि ये यहाँ पर इनका लेवल अलग होता है जब ये लीग्स खेल रहे होते हैं, जिसमें डिफरेंट टीम्स की नुमाइंदगी कर रहे होते हैं। जब हम ला लीगा की बात कर रहे होते हैं और ऐसे इवेंट्स होते हैं, तो उसके अंदर आप ये देखें कि डिफरेंट टीम्स होती हैं, और मुख्तलिफ खिलाड़ी उन टीम्स का हिस्सा बन के, उन क्लब्स का हिस्सा बन के वो खेल रहे होते हैं, तो वो भी एक ज़बरदस्त चीज़ होती है। मुझे फुटबॉल का तो आइडिया नहीं, बट क्रिकेट में मैं ये देख रही हूँ, जैसे IPL होता है या दीगर लीग्स हो रही हैं, अब प्लेयर्स का ज़्यादा जो एक रुझान है वो लीग्स की तरफ हो गया है एज कम्पेयर टू द इंटरनेशनल क्रिकेट जी। या तो वहाँ पैसा ज़्यादा है, कम वक्त में आपको ज़्यादा पैसे और ज़्यादा फेम मिल जाता है, और दूसरा ये कि प्रायोरिटीज़ भी हैं। मेरे ख्याल में पहले प्रायोरिटी होती थी मुल्क के लिए खेलना, अब प्रायोरिटी हो गई है पैसा कमाना किसी भी तरह से। तो एक ये फैक्टर भी है। अच्छा, एक तो ये पहलू हो गया जिसके ऊपर हम बात कर रहे थे। दूसरा भाई, पड़ोसी मुल्क में तो मैं तो दुनिया की जो सेलिब्रिटीज़ मैंने देखनी थी भाई, वो चलते पुलते, मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं था कि भाई मुकेश अंबानी साहब के साहबजादे की शादी पिछले 1 साल से हो रही है। मतलब इतने में तो यहाँ पर शादियाँ होकर ख़त्म हो जाती हैं अनफॉर्चुनेटली, और वहाँ पर शादी हुए चली जा रही है। मतलब वो हमारे एक दोस्त है, वो कहता है तंग आके कि रबड़ की तरह इसको खींच रहे हैं, मतलब वो खत्म ही नहीं हो रही। लेकिन बिलाखिर मेरे ख्याल में मंतकी अंजाम तक पहुंची। मुझे नहीं पता, बिकॉज मैं ये सोच रही थी जिस दिन ब्राइड जो है वो कुछ अलग दिखेगी, तो मैं समझूंगी उस दिन ये बारात के कपड़े हैं, ये दुल्हन लग रही है। लेकिन भाई वो तो रोज ही कुछ नया है। हाँ। और आप डिफ्रेंशिएट नहीं कर पा रहे। कौन सा ऐसा सेलिब्रिटी नहीं है, कौन सी ऐसी पॉलिटिकल फिगर नहीं है, इंटरनेशनल नेशनल, जो कि उनकी शादी का हिस्सा बने।
और मतलब मैं तो बस वो एंट्रीज आनिया जानिया कहते हैं ना, बस वही देख रही होती हूँ भाई क्या। और सारे ना कोई, मतलब मैं वही कह रहा था, ना कोई बंदा रहा ना कोई बंदा नवाज, एक ही सफ में खड़े होकर नाच रहे थे। डांस और सारी चीजें, मैं तो हैरान रहा। और अरबों रुपए, मतलब 2 करोड़ रुपए मालियत की घड़ियां तकसीम की गई। 2 करोड़ नहीं, 6.5 करोड़ रुपए मालियत की। अच्छा, पाकिस्तान के हिसाब से कह रही हैं? नहीं इंडियन। अब उसे पाकिस्तान में कन्वर्ट कर लें तो आपको आइडिया होगा। चले जी, बस आ जाए। जो है ना, दूल्हा ने अपने दोस्तों में बांटी हैं, तो दोस्त जो होंगे, जो दोस्त नहीं होंगे, वो कितना अपने आप को महरूम महसूस कर रहा है। अच्छा जी, अब जरा हम तस्करा कर लेते हैं, वापस आ जाते हैं। मुझसे अंबानी इसकी दौलत बर्दाश्त नहीं हो रही और नहीं हजम हो रही है, ठीक है। तो एक चीज ये है कि तो इस पे काफी मीम्स भी बन रही हैं, जितना दिखावा किया जा रहा है। तो भाई ठीक है, आपके पास बहुत दौलत है, बहुत पैसा है, बट टू मच। और नहीं है भी तो आवाम की बेटरमेंट के लिए भी करें, सिर्फ बॉलीवुड की बेटरमेंट के लिए ना करें। तो फिर ये है। अच्छा जी, हम वापस आ जाते हैं पाकिस्तान। आप सोचिए कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जानिब से अहम तरीन इस दौरान फैसले किए गए। क्या? अब्दुल रज़ाक और वहाब रियाज साहब को हटाया गया, मतलब टीम मैनेजर, सिलेक्शन कमेटी एट्सेट्रा एट्सेट्रा जो होते थे वापस ले लिए। लेकिन ये दोनों प्लेयर्स कहाँ थे? ये खेल रहे थे पाकिस्तान चैंपियंस की तरफ से वहाँ पर, और वर्सेस इंडिया। यानी कि एक साहब के बारे में मेरा इतना ख्याल था कि उन साहब का मुंह बंद होना चाहिए, और वो भी ओवर द वीकेंड। और वो शख्सियत का नाम था इरफान पठान। और आप सोचें कि वही बंदा था जिसने पाकिस्तान के अगेंस्ट विनिंग शॉट खेला। इट हैज टू डू विद द मेंटालिटी। ये माइंडसेट है, क्या है कि जब हम फाइनल या इस तरह की कोई इवेंट में जाते हैं तो हम अपनी रवायत बरकरार रखते हैं। लेकिन शाह, मुझे बताएं, अब ये तनकीद, ये जो अभी हमारे नौजवान प्लेयर्स हैं उन पर कैसे करेंगे? क्योंकि ज़ाहिर है ये खुद तजर्बेकार हैं, तज्जियाकार हैं, तज्जिया करते हैं, बताते हैं जी कहाँ पे किसने कौन सा गलत शॉट खेला, कहाँ पे कौन सी बॉल करनी चाहिए थी। तो बहरहाल खेल तो खेल होता है, लेकिन भारत से क्यों हार गया? भाई यहाँ पर शॉट ऐसे खेलते, ये अंदर आने वाली बॉल थी ऐसे। अब मैं हैरान हो रहा हूँ कि एक ओवरवेट इरफान पठान, जिनकी बॉल से ज्यादा उनका मुंह तेज चलता है, ठीक है, वो बंदा आके बॉल कर रहा है और बॉल यूं स्विंग होके अंदर आ रही है। और हमारे यूनुस भाई जो हैं, मतलब इस तरह से कहाँ यूनुस भाई और कहाँ इरफान पठान? मतलब यूनुस भाई की फिटनेस चेक करें यार, ही कैन स्टिल प्ले फॉर आवर टीम। और फिर खैर कामी भाई की तो मैं बात करूंगा कि ही प्लेड रियली वेल थ्रू आउट द टूर्नामेंट, ही वाज एक्सेप्शनल। सोहेल तनवीर को आप ये देखें कि भाई, मतलब मैं हैरान हो रहा हूँ कि ये हुआ क्या है। फिटनेस के वाले से आप थोड़ा सा इधर एज का थोड़ा सा एज इज नॉट जस्ट अ नंबर, दिस इज यू नो। अब जाहिर है वो कोई खेलते तो नहीं रहे, लेकिन बात यहाँ पर सिलेक्शन ऑफ शॉट्स की हो रही है, यहाँ पर बॉलिंग अटैक की हो रही है। तो ये तो भाई इसमें तो आप लोग लेजेंड हैं। अच्छा, मैं एक चीज़ आपको बताऊँ, जो इंडियंस थे ना मोस्टली, मतलब मुझे लगता है कि एज के मैटर में थोड़े से हमारी टीम से ज़्यादा थे, कुछ उनके प्लेयर्स ऐसे थे। लेकिन फिटनेस में मुझे लग रहा था कि जैसे हमारे काफ़ी ये आमिर यामीन को देख लें, ही कैन स्टिल प्ले फॉर आवर टीम। आप सोहेब मकसूद को देख लें, ही वाज क्वाइट फाइन। कामरान अकमल इज़ क्वाइट फाइन। शुएब मलिक स्टिल प्लेज फॉर एंड स्टिल वांट्स टू प्ले फॉर द टीम। शाहिद आफरीदी की फिटनेस अपनी जगह है, लेकिन ही इज़ बिन कंसिस्टेंट। उन्होंने माशाल्लाह 4 से ज़्यादा स्कोर नहीं किया, तो खैर हमें उनसे यही तवक्को है, नहीं इज़ अ लेजेंड। लेकिन अब मैं ये सोच रहा हूँ कि हमारे जैसे जो कीबोर्ड वॉरियर्स या मीडिया वॉरियर्स हैं, जो कीबोर्ड पे आके तनकीद कर लेते हैं या यहाँ पर बैठ के तनकीद कर लेते हैं, ये तो क्रिकेटर्स हैं। अब ये जो वहाँ से हार के आए हैं, और वो पठान ब्रदर्स का वो एंड में जो वो सीन था ना, मैंने देखा था कि वो तिरंगे में उनको लिपटे हुए उन्होंने तस्वीर खींची थी, और फिर उसके बाद ट्विटर पर जिस तरीके से वो हमारे खिलाफ ज़ुबान दराजी कर रहे होते हैं, तो खैर। अच्छा, ये जो करते हैं ना, इससे खेल का मज़ा सारा किरकिरा हो जाता है। प्रोफेशनल क्रिकेट की तरह खेलें, और आपका नाम भी है, तो आपको इतनी छोटी हरकतें करने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, मैं एक और बात बताऊं आपको, थोड़ा सा माइंड और थोड़ा सा आपका वो करूं। अब जो है वो मौसम आज से कह रहे हैं कि गर्म हो जाएगा भाई, तो ये कहते हुए आप इतने उदास क्यों हो गए? अच्छा, मौसम गर्म होने पे मैं खुश हूँ। मतलब वो मौसम होता है ऐसे बता रहे हैं, मैंने कहा पता नहीं क्या हो गया है। मौसम गर्म तो था कब नहीं, ये बताएं। एक दिन की बारिश हुई थी। अरे और एक और बात, रात के 2:30 बजे बिजली बंद करने की क्या तुक है? मुझे इतना बता दें कि रात के 2:30 बजे आप बंद करके अगर 4:30 बजे बिजली वापस दे रहे हैं, इस बावजूद इसके कि हमारे इलाके में कोई ऐसा चक्कर नहीं है, उसके बावजूद जो है वो इस तरीके से अशफाक इसहाक सत्ती
आपको इस अजियत में मुब्तला होने का क्या फ़ायदा? भाई अब देखिए, असल में आप तो खैर ये कह रहे हैं ना कि गर्मी से बुरा हाल है, लोड शेडिंग हो रही है, गर्मी से घबरा गए। अब जो मैं आपको बताने जा रही हूँ उससे बहुत सारे लोग खौफ का शिकार हो गए हैं, हम भी हो गए हैं, क्योंकि बिजली के जो ऑलरेडी बिल्स आ रहे हैं वो बहुत ज़्यादा हैं। ऐसे में हुकूमत ने मज़ीद इजाफे, टैरिफ में इजाफे की मंजूरी दे दी है और फिर से महंगाई जो है वो सर उठा रही है। अब आपको ज़रा बता देते हैं कि क्या इजाफा हुआ है। माहाना इजाफा जो हुआ है उसके तहत माहाना 200 यूनिट तक के घरेलू सार्फिन के लिए बिजली का बुनियादी टैरिफ फी यूनिट 7 रुपये, नहीं ये 200 वालों के लिए नहीं है, 200 वाले 3 महीने के लिए मुस्तस्ना है, उनका टैरिफ नहीं बढ़ाया गया, 3 महीने। हाँ, 200 से ऊपर के जो लोग हैं उनके लिए ये 7 रुपये 12 पैसे का इजाफा किया गया है। सो अब जरा हम आपको बता देते हैं कि होगा क्या। अब होगा ये कि 201 से नॉट 201 से 300 यूनिट तक का टैरिफ 34 रुपये 26 पैसे, 301 यूनिट से 400 यूनिट के लिए 39 रुपये 15 पैसे का इजाफा हो गया, यानी आपको फी यूनिट इतने का पड़ेगा। 401 यूनिट से 500 यूनिट आपको फी यूनिट 41 रुपये 36 पैसे होंगे, और अगर आपका बिल 501 से 600 यूनिट 42 रुपये 78 पैसे का पड़ेगा, 601 से 700 यूनिट 43 रुपये 92 पैसे, और अगर 700 यूनिट से आपका ज़्यादा टैरिफ बिल आ रहा है तो आपका जो टैरिफ है वो 48 रुपये 84 पैसे हो जाएगा। ये एक्सक्लूडिंग टैक्सेस है। तो इनमें आप जब टैक्स शामिल कर लेंगे तो क्या होगा, यानी कि जिसका 700 से ऊपर बिल आ रहा है, यूनिट का बिल आ रहा है, तो उसका पहला यूनिट ही 48 रुपये का पड़ेगा। तो सोचें उसका बिल फिर कितना आएगा, उसमें आप टैक्स भी शामिल कर। लेकिन जो 700 यूनिट वाले हैं, अगर ओवरऑल हम नंबर्स देखते हैं ना सदफ अब्दुल जब्बार, तो उनकी तादाद बहुत आटे में नमक के बराबर है, बहुत कम। हाँ, 700 यूनिट से ऊपर वाले जो है मतलब बहुत कम नंबर है उनका, यानी कि मुझे लगता है 200 वाले बहुत कम। नहीं 700 विदिन 200 नहीं, 700 यूनिट वाले, 200 यूनिट वाले बहुत ज़्यादा हैं, क्योंकि ये जो गांव देहातों में इधर उधर, तो वहाँ पर सबसे ज़्यादा जो नंबर है सारिफीन का वो 200 से नीचे वाले, जिसको प्रोटेक्टेड सारिफीन कहते हैं। फिर उसके बाद ये 700 से ऊपर वाला मेरे ख्याल में 60,000 से भी कम का नंबर है पूरे मुल्क में जो है, और इनमें से भी हो सकता है बेशतर वो हों जिनको वापडा की तरफ से मुफ्त बिजली मिलती है, वल्लाह आलम। अच्छा, लोग हम तो बिलबिला ही रहे और शहरियों की नुमाइंदगी बिलबिलाते हुए कर रहे हैं, लेकिन लोगों का क्या मौक़िफ़ है इस पे, ये ज़रा हम जान लेते हैं। ये आसान ज़बान में ये है कि बिजली और बाकी टैक्सों के बाद कपड़े छोटे होते जा रहे हैं हमारे, ये हालात है। क्या कह सकते हैं यार, गरीब आदमी तो मर ही रहा है ना यार। हमारा बिल 2-3 हज़ार रुपये आता था, आज हमारा 33,000 रुपये का बिल आया। जो मीडियोकर तबका है वो तो बिल्कुल इस वक्त बहुत परेशान है। तो गरीब आदमी खुदकुशी कर ले। अब 30 रुपये यूनिट इसने इजाफा कर दिया टैक्सों का, गरीब आदमी तो पहले मरा हुआ है। रोज़ ब रोज़ हम क्या क्या चीज़ें बेचें, कभी बाइक बेचते हैं, कोई गाड़ियाँ बेचते हैं, कभी घर बेचते हैं, ऐसा ऐसा हम रोड पर आ जाएंगे। लोगों के घर च बिजली नहीं आउंदी, यूनिट महंगे। मैं तो खाने का पूरा नहीं कर रही, बिजली कहाँ से भरूंगी। आवाम को रिलीफ दिया जाए, बिजली की कीमतें जो बढ़ा रहे हैं वो आवाम पे जुल्म डाल रहे हैं। हुकूमत दिन ब दिन बिजली की रेट बढ़ा रही है, आवाम वैसे भी अपने बच्चों को पालने के लिए परेशान है। तो जाहिर सी बात है, इससे बेहतर है कि हमें मार ही दें, बस यही कह सकते हैं। अब आप अंदाज़ा लगा लें, लोग जो पहले ही परेशान थे कि हम बिजली के, अच्छा लोगों के घरों का रेंट इतना नहीं है जितना उनके घर का बिजली का बिल आ रहा है। अब लोग क्या कह रहे हैं हम क्या करें, बच्चों को खाना खिलाएं, बच्चों के खाने पीने के खर्चे पूरे करें, या हम बिजली का बिल दें। और पहली बात तो ये कि हुकूमत से गुजारिश है कि जो वो मुल्क हैं ये बिजली के बिलों के पैसों से नहीं चलते, इसके लिए आपको इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी, मुल्क में कारोबार बढ़ाना पड़ेगा, अपनी एक्सपोर्ट बेहतर करनी पड़ेगी, इंडस्ट्रीज को आगे बढ़ाना होगा, कुछ ऐसे इंसेंटिव्स लेकर आने होंगे कि यहाँ पर जो इन्वेस्टर है वो इन्वेस्ट करने का सोचे, उससे मुल्क जो है या उससे मईशत जो है वो आगे बढ़ती है। लेकिन इन्वेस्टमेंट के लिए आपको एक तो मौके चाहिए होते हैं, ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस चाहिए होती है, उसके अलावा बिजली की फराहमी चाहिए होती है, और बिजली के रेट्स ऐसे होने चाहिए कि जो अफोर्डेबल हों, मैनेजेबल हों। एनर्जी क्राइसिस का हम वैसे ही शिकार हैं, तो ये जो है वो बड़ा इट इज़ क्वाइट कंसर्निंग ओवरऑल अगर मैं कहूँ। और जहाँ तक आप बात करी थी मईशत की, तो भाई वो मईशत के हवाले से आपने सुना नहीं है कि वो बेल आउट, एक बेल आउट तो नहीं कहेंगे बल्कि एक वो जो एक्सटेंडेड लोन फैसिलिटी के तहत $7 अरब जो है वो आपको स्टाफ लेवल एग्रीमेंट हो गया। अच्छा, उसके बाद जो एग्जीक्यूटिव बोर्ड का इजलास होता है वो तो एक सेरेमोनियल एक चीज़ होती है, लेकिन समझें इस मंजूरी हो गई है, और जो सख्त शराइत के तहत ये कर्ज दिया गया है, यानी कि IMF ये चाहता है कि भाई आप ना सिर्फ ये कि कर्ज दो बल्कि वापस भी दो, और हमारा ट्रैक रिकॉर्ड जैसा है सबको पता ही है, तो ये एक बड़ा परेशान कौन है। तो अच्छा, अब जाहिर है ऐसे में लोग प्रोटेस्ट भी कर रहे हैं, ये तो हमने लोगों से राय जानने की कोशिश की थी, लेकिन लोग जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं कहाँ पे क्या प्रोटेस्ट हो रहा है वो आपको दिखाते हैं।
तो ये जो पूरा प्रोटेस्ट है, इसके मनाजिर आप वैसे देख सकते हैं, जिसमें आप देख सकते हैं कि महंगी बिजली और शहरी सरापा एहतजाज हैं। और क्या होता है ऐसे में, गर्मी में लोग बाहर निकले। अशफाक कह रहे थे ना, उनके घर लाइट नहीं है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो ये बताते हैं कि हमारे घर में 4 दफ़ा लाइट जाती है, दिन में 2 दफ़ा, दिन में रात दफ़ा जाती है। तो ये जो मुजाहरे और जो इस वक्त एहतजाज है, फाइनली वो देखते हैं। महंगी बिजली पर आवाम बिलबिला उठे। छोटे बड़े शहरों में हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी की गई। लाहौर में मुजाहिरीन ने महंगी बिजली के खिलाफ नारे लगाए। मुल्तान में शहरियों ने अलामती धरना दिया। महंगी बिजली, महंगी बिजली। जड़ावाला के मेलाद चौक पर शहरियों समेत ताजिरों ने एहतजाज किया। दुनियापुर में बिजली के इजाफी टैक्सों के खिलाफ एहतजाजी धरना भी दिया गया। सिंध के मुख्तलिफ शहरों में भी एहतजाजी मुजाहिरे किए गए। सक्खर प्रेस क्लब के सामने मुजाहिरीन जमा हुए। जैकबाबाद, कनकोट और कश्मीर में अवाम सरापा एहतजाज रहे। चित्राल में भी शहरी महंगी बिजली के खिलाफ सड़कों पर निकल आए। मुजाहिरीन ने हुकूमत से बिजली कीमतों में कमी का मुतालबा किया। चलें जी, अब बात कर लेते हैं इस पर। साबिक वज़ीर ख़जाना मिफ्ता इस्माइल साहब हमारे साथ मौजूद है। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस मिफ्ता साहब, एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग टू यू। हमारी तो मॉर्निंग अच्छी नहीं रही। ये जो बेस टैरिफ है उसमें 7 रुपये और 12 पैसे का इजाफा कर दिया गया है। फ़ी यूनिट बिजली की कॉस्ट बढ़ गई है। कितना बोझ आपकी नज़र में पड़ सकता है आवाम पर इससे? जी, ये जो सवाल है आपका कि 7 रुपये पर 12 पैसे फ़ी यूनिट बिजली महंगी होने से आवाम पे कितना बोझ पड़ेगा, तो हम पाकिस्तान में 125 अरब यूनिट इस्तेमाल करते हैं बिजली के। तो आप समझ लीजिए कि तकरीबन 1000 अरब रुपए का आवाम को ज़्यादा पैसा देना पड़ेगा बिजली के सेक्टर को। तो 1000 अरब रुपया पाकिस्तान की आवाम की जेब से निकल जाएगा। ये फ़र्क पड़ेगा पाकिस्तान में। मिफ्ता साहब, अक्सर और बेशतर जो बिल्स आ रहे हैं उसमें ये भी देखा जा रहा है कि जो टैक्सेस की भरमार है, समटाइम्स वो आपने इतनी बिजली कंज्यूम नहीं की होती जितने उसमें टैक्स लगे हुए हैं। तो अगर आवाम को रिलीफ देने का सोच रहे हैं तो क्या इन टैक्सेस में किसी तरीके से कमी की जा सकती है? जी, हुकूमत बहुत सारे टैक्सेस डालती है उसके अंदर, और कभी कभी टैक्स जो हैं वो 30% तक पहुंच जाते हैं। डिपेंड करता है कि कौन से वाले कंज्यूमर है। कंज्यूमर जो है वो डोमेस्टिक है, कमर्शियल है, घरेलू कंज्यूमर है, उसमें प्रोटेक्टेड है, अनप्रोटेक्टेड है, वगैरह वगैरह। लेकिन अच्छे खासा टैक्स होता है। और ये जो 7 रुपये 12 पैसे है, इसके बाद कुछ टैक्स भी लगेगा तो ऑब्वियसली वो और भी टैक्स लग जाता है। आप ये समझ लीजिए कि हर पाकिस्तानी को, जिसमें बच्चे, बूढ़े, मर्द, औरत सब शामिल हैं, हर पाकिस्तानी को कम से कम 4000 रुपया फ़ी कस सालाना बिजली की मद में और देना पड़ेगा। तो अगर आपके घर में 6 लोग रहते हैं तो 24,000 रुपये आपको, ये समझ लीजिए, औसतन देना पड़ेगा। और टैक्सेस इसके अलावा हैं। टैक्सेस क्यों नहीं कम होते? क्योंकि हुकूमत को टैक्स चाहिए होते हैं। हुकूमत के अपने अखराजात हैं, हुकूमत वो कम करने के लिए तैयार नहीं है। हुकूमत के जो अखराजात होते हैं, जारी अखराजात, जो करंट एक्सपेंडिचर्स जो होते हैं, तनख्वाहें वगैरह, उसको भी हुकूमत कम करने की तैयार नहीं है। 24% बढ़ाया इस साल इन्होंने अखराजात अपने, जिसमें तनख्वाह का भी हिस्सा शामिल है और 50% अदर एक्सपेंसेस भी शामिल हैं। और साथ साथ हुकूमत ने जो है वो अपने PSDP वगैरह के अंदर अखराजात बढ़ा दिए हैं, जिसमें अपने MNA हजरात और MP हजरात को 500-600 अरब रुपया दिया है। तो क्योंकि हुकूमत वो अखराजात भी कम करने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि हुकूमत जो है वो जो बिजली ज़ाया होती है ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर, जो लॉस हो जाता है, उसको भी कम नहीं कर पा रही है। क्योंकि जो लोग बिल नहीं दे रहे, लोग उनसे भी बिल भी वापस नहीं ले पा रही है। लिहाजा हुकूमत का जो है वो ख़र्चा बहुत होता है, और वो पूरा करने के लिए फिर आवाम की गर्दन से पकड़ा जाती है, और आवाम से पैसे, टैक्सेस की सूरत में भी पैसे लिए जाते हैं और बिलों की सूरत में भी पैसे लिए जाते हैं। दैट इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट कि एक्सपेंडिचर्स कंट्रोल नहीं होता। वो जो ब्लीड है रोकने का कोई चक्कर नहीं है। गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ हों या ऐवान सदर से लेके मुख्तलिफ इंस्टीट्यूशंस हों, जगह जगह उनमें आप देखें कि इजाफा ही हो रहा है। अब मुझे ये बता दें, बुनियादी सवाल मैं इसी से मुताल्लिक़ करने जा रहा था आपसे कि भाई हमारी इंपोर्ट एक्सपोर्ट्स का हाल देख लें कि क्या है, फिर सनती शोबे का हाल सबके सामने है। लगता है कि यही एक तरीका रह गया है हुकूमत की कमाई का, और औरंगज़ेब साहब इसी पे फोकस्ड हैं। कर्ज पे चलती है और टैक्सों पे चलती है। जो बिजली और गैस की आप बात कर रही हैं, जो क्यों बढ़ रहा है, तो वो इसकी एक वजह यह है कि जितनी भी इनफिशेंसीज़ हैं हुकूमत की बिजली के सेक्टर में, सुई गैस के कंपनीज़ के अंदर मिसाल के तौर पर
15% से ज़्यादा एक चीज़ होती है जिसको UFG कहते हैं, अनअकाउंटेड फॉर गैस, कि यहाँ पे गैस डाली है आपने पाइप में और यहाँ पे 15% कम निकली है। अब आपको ये नहीं पता कि चोरी हो गई है ये गैस या ये गैस जो है वो लीक हो गई है, ये आपको नहीं पता, बिजली की कंपनी को ये नहीं पता। लेकिन 15% जो है वो गैस हम उड़ा देते हैं। हम इंपोर्ट इतनी महंगी गैस करते हैं लेकिन 15% गैस जो है वो UFG होती है। हुकूमत इसको कम करने में भी नाकाम रही है। बिजली की अंदर जो है वो 17-18% जो है वो लाइन लॉसेस होते हैं कि तार में यहाँ पे बिजली डाली वहाँ पे बिजली गई तो 17-18% कम हो जाती है। 2, 4, 6, 8% तो कम होनी चाहिए डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर। नेपरा आपको 11% तक की इजाज़त देता है लेकिन हुकूमत 18% करती है। उसके बाद गैस के अंदर भी ये होता है कि आप बहुत जगहों पे बिल देते हैं लेकिन वो बिल नहीं आते। ये UFG का हिस्सा नहीं है, इसके UFG के अलावा है। और बिजली के अंदर भी ऐसा होता है कि चोरी होती है बिजली, बिल देते हैं आप और बिल वापस नहीं आते, तो वो उसके अलावा नुकसान है। तो ये इनएफिशिएंसीज जो सिस्टम है वो हुकूमत हमारे ऊपर डाल देती है। इसी की वजह से सनत और जो बरामदात और दरामदात के जो शोबे हैं वो बड़े अफेक्टेड हैं, ख़ास तौर पर बरामदात का शोबा। और अगर हमारी बिजली और गैस हिंदुस्तान से, बांग्लादेश से, दीगर ममालिक से हम जिनसे मुकाबला करते हैं दुनिया की मंडियों में, उनसे बहुत ज़्यादा महंगी होगी जो कि है, तो फिर हमारे बरामदात की सनतों को उनसे मुकाबला करना, कम्पीट करना मुश्किल हो जाता है। एक जो खदशा जाहिर किया जा रहा है कि अब ज़ाहिर है ये सिर्फ ये इजाफा यहीं तक नहीं रहेगा, आगे आने वाले दिनों में भी ऐसा होगा। हुकूमत ये मौक़िफ़ अपनाती है कि IMF की शराइत बड़ी सख्त हैं जो हमें माननी पड़ रही हैं, और लेकिन IMF ये तो डिक्टेट नहीं करता होगा ना कि जी आपने बिजली के टैरिफ इतनी कीमत बढ़ानी है और इस यूनिट इस्तेमाल करने वाले पर इतने बढ़ाने, ये तो हमारी अपनी पॉलिसीज़ हैं। तो इस मौके पर आप क्या कहिएगा जो हुकूमत कहती है कि जी शराइत मानते हैं तो फिर हमें पैसे बढ़ाने पड़ते हैं, टैरिफ बढ़ाने पड़ते हैं? IMF ने कहीं ये नहीं किया कि आपकी बिजली की लागत कम करें ना करें, आप कोशिश करें कम करने की। IMF तो आपको मना नहीं करता है। IMF तो नहीं कहता है कि आप सिर्फ 90% बिजली के बिल ना लें। IMF तो कहता है कि आप 100 के 100% बिल लें। जिसको आप बिल दिया है, जिसको आप बिजली दे रहे हैं, उससे बिजली का बिल क्यों नहीं लेते? IMF ने तो नहीं कहा आपको कि 18% 17% जो बिजली है वो आप ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन लॉस में चले जाएं। वो तो आप जमा कर सकते हैं, उसमें बेहतरी ला सकते हैं। आप तो नहीं लेकर आए बेहतरी। तो IMF ये कहता है कि आप उसके सर्कुलर डेट को ना बढ़ाएं। आप चाहें तो वो, अगर आप ये ठीक चीज़ें या तो ठीक कर लें, अगर आप चीज़ें ठीक नहीं कर सकते तो आप जो बजट में दीगर अखराजात थे जो आप MNs MPs को पैसे दे रहे हैं उसमें से 200-400 अरब रुपए अगर आप बिजली में डाल दें तो उसमें भी बेहतरी आ सकती है। लेकिन हुकूमत की तरजीह के अंदर जो है वो अपने अखराजात जो हैं वो भी मेंटेन करने हैं। हुकूमत की तरजीह के अंदर अपनी इनएफिशिएंसीज़ को भी ठीक नहीं करना है। हुकूमत की तरजीह में सूबों को भी वाफर पैसे देने ताकि वहाँ पे वो पॉलिटिकल प्रोजेक्ट्स कर सकें। और आप लोग जो हैं, अवाम पाकिस्तान की है, वो आखिरी तरजीह में आती है। तो उसलिए आपके तक आपकी रसाई हुकूमत तक नहीं हो सकी और आपका टैक्स और आपका बिजली का बिल पड़ता है। तो मिफ्ता साहब, आपने इनएफिशिएंसीज़ का तस्करा किया, तो ये जो IPPs के साथ किए जाने वाले मुआहदे थे, दैट सीम्स टू बी वन ऑफ देम। तो आपको लगता है कि उसको भी रिविजिट करने की ज़रूरत है हमें? देखिए, ये सवाल आजकल बड़ा उठ रहा है कि IPPs के मुआहिदों को रिविज़िट करना चाहिए। बात दरअसल ये है कि 3 वक्त में IPPs पाकिस्तान में लगे हैं। एक 1994 में बेनज़ीर भुट्टो साहिबा की पॉलिसी के तहत, और वो बेसिकली एक्सपायर हो चुके हैं। तो उस IPPs का तो अब कोई पेमेंट्स ऐसी नहीं है। उसके बाद दूसरे लगे थे जनरल मुशर्रफ साहब की 2002 की पॉलिसी में। वो 2002 की पॉलिसी के तहत लगे लेकिन 2012-13 तक लगते रहे वो। और वो जो थे वो इमरान खान साहब के ज़माने में उनको जो पाकिस्तानी ओन प्रोजेक्ट्स थे उनको रीनिगोशिएट कर लिया गया, लेकिन जिसके अंदर IFC या दुनिया के दीगर बैनुल-अक़वामी इदारे शामिल थे उनसे रीनिगोशिएट नहीं हो सका। और वो इतने एफिशिएंट भी नहीं थे, तो वो अच्छा हो गया कि चलें उसको रीनिगोशिएट कर लिया। और तीसरे जो प्रोजेक्ट्स लगे हुए वो चीन के लगे हुए, और IMF का ख़ास तौर पर ये 2013 की पॉलिसी के बाद जो CPEC के तहत लगे हैं और दीगर लगे हैं, जो कि IMF का बहुत ज़्यादा इंसिस्टेंस है कि उसको आप रीनिगोशिएट करें चाइना से, क्योंकि अब अमेरिका और चाइना का भी आपको पता है कि एक दूसरे से पोल्स अपार्ट हैं और वो एक स्ट्रेस टेंशन होता है। पाकिस्तान के लिए बड़ा मुश्किल रास्ता है कि आप IMF से भी आपको बना के रखनी है, लेकिन आप चीन से भी लड़ाई नहीं कर सकते। और उसके अंदर जो 4 बड़े हैं, बिक्की बलोकी हवेली और एक और तिरमू में लगाए, वो तो हुकूमत पाकिस्तान खुद ही ओन करती है, तो उसको आप किससे रीनिगोशिएट करेंगे मेरी समझ से बाहर है। लेकिन जो कोल के प्लांट्स हैं उनकी वो बात कर रहे हैं कि कोल के प्लांट्स को आप रीनिगोशिएट इस तरह करें कि जो अगले 5 साल में हमको पैसे देने हैं वो अगले हम 10 साल में या 12 साल में दे सकते हैं।
और लेकिन साथ साथ ये भी बताता चलूँ कि इस वक्त भी जब मैं और आप ये बात कर रहे हैं तो इस वक्त भी चश्मा 5 न्यूक्लियर प्लांट जो है वो चाइना बना रहा है। चाइना आपका दामिर भाषा डैम बना रहा है, चाइना आपका मोमन डैम बना रहा है। तो जिस वक्त चाइना से आप मज़ीद कर्ज ले रहे हैं और उनसे काम करवा रहे हैं, उस वक्त उनके पुराने प्लांट्स को ये कहना कि हम आपको पैसे अभी नहीं देंगे या देर से देंगे या नहीं निगोशिएट करो, वो बड़ा मुश्किल हो सकता है। हम कोशिश कर रहे हैं, हुकूमत पाकिस्तान कोशिश कर रही है, लेकिन ये वन साइडेड नहीं हो सकता। आपने कहा ज़ाहिर पॉलिसीज़ को दोबारा से देखना होगा और उस पर नई हिकमत अमली एक लेकर आनी होगी और कहीं ना कहीं आवाम को रिलीफ देना होगा, वरना अब जो बिजली के बिल आएंगे उन सार्फिन के अलावा 200 यूनिट तक जिनका आ रहा है, उनके अलावा जो सार्फिन हैं वो एहतियात से अब बिजली इस्तेमाल करें, क्योंकि अब बिजली के बिल मज़ीद जाने कि आप अपनी बिजली कैसे बचत कर सकते हैं। लेकिन ये जो इनएफिशिएंसीज हैं, जो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर्स हैं, जो ये सारे मामलात हैं, इनके ऊपर तवज्जो देनी थी हुकूमत को, लेकिन उन्होंने नहीं दी। जो भी इजाफा आता है उसका बोझ आवाम पर मुंतकिल कर दिया जाता है। और जो वज़ीर ख़जाना है हमारे आजकल, वो तो जो IMF के नंबर्स हैं उन पे ज़्यादा भरोसा करते हैं। और वो ये भी कहते हैं कि जी जो डब्बे का दूध है वो तो अमीरों के बच्चे पीते हैं। खैर, मिफ्ता इस्माइल साहब हमारे साथ थे, थैंक यू सो मच, उनका बहुत बहुत शुक्रिया। और यहाँ पर हम ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। ऑलराइट, अब क्या हुआ? अब वीकेंड पर 7 समंदर पार एक ऐसी खबर आई जिसने तमाम जो इंटरनेशनल मीडिया है उसकी तवज्जो अपनी तरफ खींच ली और वो हेडलाइंस बनी, और वो ये कि डोनाल्ड ट्रंप, आपको पता है अमेरिका में नवंबर में होने हैं सदारती इलेक्शन, तो डेमोक्रेट्स और रिपब्लिकन्स के जो कैंडिडेट्स हैं वो जगह जगह जाकर रैली से खिताब कर रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप वो भी पेंसिल्वेनिया में थे, खिताब कर रहे थे कि अचानक से उन पर अटैक होता है और उनके कान को गोली छूते हुए निकल जाती है। अब डोनाल्ड ट्रंप नीचे बैठ जाते हैं, जो उनके सिक्योरिटी एहलकार हैं वो आते हैं, हिसार बनाते हैं, और थोड़ी देर बाद हमें नज़र आता है कि डोनाल्ड ट्रंप के कान से खून बह रहा है। तो इससे अंदाज़ा हुआ कि गोली उनके कान को छूते हुए निकली, लेकिन वो बहरहाल वहाँ पर विक्ट्री का निशान बनाते हुए फिर भी वापस गए। अच्छा, ही वाज स्ट्रांग इनफ कि ही स्टेड देयर। और आप ये सोचें कि वहाँ पर जो जलसागाह थी उसमें उस नौजवान जिसने ये असलहा ख़रीदा था उसको जाने की इजाज़त नहीं मिली थी उसकी मशकूक हरकतों की वजह से, और उसने काफ़ी दूर गाड़ी पार्क करके मस्ट हैव बीन स्नाइपर राइफल, और वहाँ से उसने निशाना बनाया और ही ऑलमोस्ट गॉट हिम। मतलब कान पे लगी। अगर मतलब आप सोचें जो रैली में शुरका थे उसमें से एक शख्स हलाक हो गया है जी, और 2 जख्मी हुए हैं। तो इट मीन्स के उसने एक नहीं काफ़ी ज़्यादा फायर किए थे, और उस बंदे की बाद में वीडियो भी सामने आ गई है। उस वीडियो में भी वो बता रहा है, इस गाड़ी में बैठ के उसने वीडियो बनाया, उसके पास जो असलहा था वो उसने अपने फादर का लिया हुआ था जो उन्होंने कानूनी खरीदा था, और उसके बाद इसकी उम्र बताई जा रही जस्ट 20 ईयर्स ओल्ड, यानी कि ये जो इलेक्शन हो रहे थे इसमें पहली बार वोट कास्ट करता। तो उसने वोट के बजाय बुलेट कास्ट की, और उसके बाद अपनी ज़िंदगी की सूरत में उसको ये इसका खमियाजा भी देना पड़ा। लकीली इसमें कोई मुसलमान मुलविस नहीं था, वरना आपको पता है कि वो फ़ौरन उसका टेररिज्म से नक्शा जोड़ दे और उसके बाद फिर कोई नया मुल्क तलाश करते इन्वेट करने के लिए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। और वैसे रिपब्लिकन्स की ये रिवायत है भी नहीं, ये थोड़ा सा डेमोक्रेट्स इस मामले में थोड़ा सा लेकिन अब अमेरिका में एक नई डिबेट शुरू हो गई है, कैपिटल हिल, यानी वो कहते हैं हमारी जमहूरियत पे जो अटैक हुआ और उसके बाद जो हमारे साबिक सदर पे अटैक हुआ, सो ये तशद्दुद का अंसर हमारी पॉलिटिक्स में। एक चीज़ वैसे है सदर, इसके अंदर ये है कि इससे ये जो अटैक भी हुआ इसके बाद से ट्रम्प केम आउट क्वाइट स्ट्रॉन्गर। आप ये देखिए कि उनकी हिमायत मज़ीद बढ़ी है इस सपोर्ट के बाद। और फिर उसके बाद ये है कि हमारे यहाँ तो फ़ौरन होता है ना कि मुखालिफिन के ऊपर इल्ज़ाम लगा दिया जाता है कि ये इसने कराया होगा, ये इसने साजिश की, लेकिन उन्होंने अपनी टोन भी चेंज की। डोनाल्ड ट्रंप ने ये कहा कि जी मैं इस मौके पर किसी को मौरूद इल्ज़ाम नहीं ठहराऊंगा, हम जो है वो बाइडन को तनकीद का निशाना नहीं बनाऊंगा। दूसरी तरफ सदर बाइडन ने भी उनको फ़ोन भी किया और कहा कि जी ऐसा नहीं हो सकता, इसकी कोई गुंजाइश नहीं है, नफ़रत की हमारी सियासत में कोई गुंजाइश नहीं है। तो अमरीकी सियासत में ये वाक़या जो है इस वक्त बहुत ज़्यादा डिस्कस हो रहा है। अमरीकी तारीख भरी पड़ी है, यानी अमेरिका के साबिक सदूर, आप अब्राहम लिंकन से लेके बहुत सारे सदूर की बात कर लें जिन पर अटैक हुए, कुछ बच गए कुछ नहीं बचे। डोनाल्ड ट्रंप भी अब उन सदूर की फहरिस्त में शामिल हो गए। यही नहीं, अलग से अगर हम देखें तो जो बाइडन पर काफ़ी तनकीद हो रही है बिकॉज ऑफ हिज हेल्थ इशूज़, उनकी हेल्थ इशूज़ की वजह से, बढ़ती उम्र की वजह से भी। अब जो उनके अपने डोनर्स हैं, यानी जो डेमोक्रेट के डोनर्स हैं, वो भी कह रहे हैं कि इनको रिप्लेस करके कोई और कैंडिडेट लेकर आएँ, वरना हम वाइट हाउस नहीं पहुँच सकते हैं। जी, तो आप ये देख लीजिए कि ये हो क्या रहा है।
और काफ़ी मसाइल हैं। तो खैर बात कर लेते हैं कि जी अमरीकी इलेक्शंस में क्या होने जा रहा है। इस पर हमारे साथ गुफ्तगू के लिए मौजूद हैं साबिक सफ़ीर डॉक्टर जमील अहमद ख़ान साहब। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया, आपने हमारे लिए वक्त निकाला। ये काफ़ी एक अलार्मिंग चीज़ थी जिस तरीके से ट्रंप को निशाना बनाने की कोशिश की गई, और मैं हैरान था, और उसके अंदर मैंने अभी कमेंट भी किया कि द गाय ऑलमोस्ट गॉट ट्रंप, मतलब आप उनके कान को छूती हुई गुजरी, तो इट वॉजंट अ फ्लूक। तो ये इस तरह का आंसर देखा नहीं गया इससे पहले अमरीकी इलेक्शंस में, रीसेंट हिस्ट्री की अगर मैं बात करूं कि किसी कैंडिडेट को इस तरह से निशाना बनाने की कोशिश की गई हो। तो इसका किसको नुकसान हुआ, किसको फ़ायदा हुआ आपकी नज़र में? नहीं, फ़ायदा तो ज़ाहिर है ट्रंप को हुआ इस मामले में, क्योंकि उसकी ट्रंप की पॉपुलैरिटी इस इंसिडेंट के बाद और जिस तरीके से उन्होंने कॉन्फिडेंस दिखलाया, जिस तरीके से उन्होंने मुक्का लहराया, जिस तरीके से नारा लगाया कि फ़ाइट फ़ाइट फ़ाइट, तो उस बात की मज़ीद उन्होंने पुख्ता कर दिया जो बाइडन और ट्रंप के दरमियान पिछली डिबेट हुई थी उसमें, जिसमें कि पूरे अमेरिका इवन डेमोक्रेट्स थोड़े से दिल बर्दाश्ता थे कि परफॉर्मेंस बाइडन की सही नहीं रही। अब इस वाक़े के बाद ज़ाहिर है उनकी जो पॉपुलरिटी है और कॉन्फिडेंस को देख के, उनके चेहरे के तासरात देख के वो स्काई रॉकेट तब अभी आसमान तक पहुंच गई हो। अब उसको, लेकिन एक चीज़ नहीं भूलना चाहिए, आपने अपने इंट्रो में भी उसका जिक्र किया कि उसकी पोलराइजेशन तो बहरहाल हो गई है उनकी पॉलिटिक्स में भी पिछले 10 बरस से, खासतौर पर पिछले टर्म में जो बाइडन। ये बात भी दुरुस्त है कि पोलराइजेशन बढ़ गई है, जिसकी वजह से जहनों को पॉइजन किया जाता है, जहर आलूद किया जाता है। और ये बच्चा जो 17 साल की उम्र में रिपब्लिकन का था, उसने $15 का डोनेशन 17 साल की उम्र में दिया था। जो बाइडन के खिलाफ इतना वक्त और पॉइजन भरा गया कि उसने ही अपनी वीडियो रिकॉर्ड की और अब अवेलेबल है। क्या इसका इल्जाम भी डोनाल्ड ट्रंप को ही दिया जाता है कि उन्होंने ये पोलराइजेशन में बड़ा अहम किरदार अदा किया है। कैपिटल हिल पे अटैक से लेके बहुत सारी उससे पहले की भी जो इनके बयानात हैं, जिस तरह की वो पॉलिटिक्स करते हैं। सो आप समझते हैं कि अब हालात यहाँ तक पहुँचे तो ठीक तनकीद होती रही है डोनाल्ड ट्रंप पे? नहीं, देखें, जो उनके मुखालफिन हैं वो उनके पास जवाज़ है तनकीद करने का। जिस तरह कैपिटल हिल पे हमला हुआ, उनकी तो तफ्तीश भी बताती है। लेकिन बात यह है कि जब सोसाइटी पोलराइज हो जाए तो सोसाइटी में ये नहीं देखते हैं कि इनकी किस हरकत और सकरात से क्या हुआ, वो पर्सनैलिटी पे चले जाते हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने जो पॉलिटिक्स शुरू की उसमें फार राइट के लोग, वाइट सुप्रीमेसी के लोग इतने ज़्यादा आ गए कि उसकी कॉन्स्टिट्यूएंसी बढ़ती गई और यहाँ तक कि अब इस वाक़े के बाद और जो बयान उन्होंने दिया, बड़े जचा तुला बयान दिया और उसमें किसी को ब्लेम नहीं किया और कॉन्फिडेंस दिखाने की बात की, यूनिफिकेशन की बात की, यूनाइटेड रहने की बात की। तो उसकी वजह से जो स्विंग वोट भी वो उनकी तरफ आना शुरू हो गए और जो डेमोक्रेट्स हैं उनके दिल और बैठना शुरू हो गए कि उनके कैंडिडेट की परफॉर्मेंस अच्छी नहीं और उनका कैंडिडेट। एक और पहलू भी है इसके अंदर कि जिस तरह से आपने तस्करा किया कि पहले ट्रंप का जो फोकस हुआ करता था, उनकी जो ट्रैश टॉक होती थी और जो उनका नुक्ता नज़र था वाइट सुप्रीमेसी का जिसका आपने तस्करा किया, उसकी वजह से वोट्स काफ़ी लोग उनके हक में थे, नेटिव्स, और काफ़ी उनके ख़िलाफ़ भी थे, जिसके अंदर जो बाहर से आने वाले अमेरिकन थे, जो दूसरे थे, ब्लैक्स थे, बाकी सारे लोग थे, उनका थोड़ा सा रिजेंटमेंट भी थी। तो अब ट्रंप ने इस बार उनको भी अपने साथ मिलाने की कोशिश की है, दैट इज़ वर्किंग आउट फॉर हिम सो फार। Not only that, but after the assassination, उनको लोग मशवरा यही दे रहे थे और उनका भी पहला ट्वीट यही था कि मैं 4-5 दिन रेस्ट करूंगा। लेकिन आज वो पहुंच गए, कल रात पहुंच गए जो उनका नेशनल रिपब्लिकन डे मनाया की कॉन्फ्रेंस है, जिसमें कि नॉमिनेशन फॉर्मल तौर पर नॉमिनेशन को एक्सेप्ट करेंगे ट्रंप। तो उस लिहाज से देखा जाए तो उन्होंने एक और कॉन्फिडेंस बताया कि मैं इस वाक़े, और आप जिस तरह बता रहे थे कि मिलीमीटर के फ़र्क से बचे हैं, वो इसलिए तकरीर करते करते ट्रंप का स्टाइल है कि गर्दन कभी राइट कभी लेफ्ट, तो वो एक अंदाज, नेचुरल अंदाज में उस वक्त चंद मिलीमीटर उनकी गर्दन लेफ्ट को चली गई, वरना तो वो निशाना तो उनके बिल्कुल खोपड़ी का था, उनके चेहरे का। जी, मैं यही अर्ज कर रहा था। मेरिकल है, एक मेरिकल है। 14 प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट अमेरिकन हिस्ट्री में जिन पर अटैक हुए हैं, ये अटैक सबसे सीरियस था। अच्छा। और इस अटैक में बचना नामुमकिन था। ये बिल्कुल एक मेरिकल है और उसमें जो दुनिया के इस मामले में असरात पड़ने के, आप रशिया का बयान देख लें। रशिया कहता है कि
बाइडन एडमिनिस्ट्रेशन जो एटमॉस्फेयर क्रिएट किया है, जो फिजा बनाई है, उसकी वजह से ये शूटिंग हुई है। और इस फिजा ने ही प्रोवोक किया, ये उनका ऑफिशियल बयान है, मौजूद है। और फिजा ने ये, बाकी तो सोशल मीडिया पे बहुत ऐसी सारी बातें हो रही हैं कि जिसका तो अगर इस पे ध्यान दिया जाए, जैसे जैसे ज़ाहिर इलेक्शन आएगी तो इसमें और हम हाइप भी देखें। डॉक्टर जमील साहब, ये डेमोक्रेट्स के साथ क्या हो रहा है? क्यों इस पॉइंट पर आकर जो बाइडन पर तनकीद हो रही है, जब ये तमाम तो प्रोसेस हो रहा था, जब नॉमिनीज आ रहे थे, जब दीगर कैंडिडेट्स भी थे अपने डेमोक्रेट्स के, उस वक्त क्यों नहीं ख्याल हुआ कि ही इज़ नॉट फिट फॉर द जॉब? और हम तो ये सुनते आए कि इनकी बड़ी लॉन्ग टर्म प्लानिंग होती है। इलेक्शन से कुछ दिन पहले डेमोक्रेट्स को आइडिया हो रहा है कि अब उन्हें रिप्लेस कर देना चाहिए बाइडन को। नहीं, एक रवायत है अमेरिका में 1779 यानी 1779 से लेकर 2021 तक 28 प्रेसिडेंट ऐसी हैं जिन्होंने सिर्फ एक टर्म किया, बाकी तमाम ने 2 टर्म किए हैं। नॉर्मली जो सिटिंग प्रेसिडेंट होता है उसको दूसरा टर्म एक नेचुरल वे में उसकी पार्टी इंडोर्स करती है, इसी लिहाज से उस नेचुरल वे में उनकी पार्टी ने इंडोर्स किया। लेकिन अब लगता ये है कल परसों के वाक़े के बाद कि 29वें सदर सिटिंग प्रेसिडेंट जो हारने लगे हैं, अगर वो स्टेप डाउन ना हुए तो फिर वो एक और चीज़ भी है जो बाइडन। डॉक्टर साहब, मैं ये जानना चाह रहा था कि वैसे पार्टी पॉलिसी काफ़ी रिफ्लेक्ट होती है अमरीकी हिस्ट्री में। अगर हम देखें तो उनके सदर के उम्मीदवार के सदर बनने के बाद के फैसलों पर, मिसाल के तौर पर जो डेमोक्रेट्स हैं उनको जंगें मसल्लत करने का बड़ा शौक़ है, रिपब्लिकन इस मामले में थोड़ी सी उनकी लेड बैक अप्रोच है, वो दूसरे टैक्टिक्स यूज़ करते हैं। मिसालें इस हवाले से हमारी मौजूद हैं। लेकिन ये जो प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट्स होते हैं, जब ये सदर बनते हैं, उनकी पर्सनैलिटीज़ का इसमें कितना अमल दखल होता है पार्टी पॉलिसी के हवाले से या उससे हटके? और दुनिया के लिए आपकी नज़र में कौन ज़्यादा सूटेबल होगा नेक्स्ट टर्म के लिए? नहीं, दुनिया ने पिछली दफ़ा भी कॉन्फिडेंस थोड़ा सा लूज़ करना शुरू किया था ट्रंप के हवाले से। उसकी और कोई वजह नहीं थी, उसकी वजह ये थी कि जो डिसीजन लेते थे उसमें वो इस्टेब्लिशमेंट के या पेंटागन और जो उनके स्टेट डिपार्टमेंट हैं उनके मामलात को बहुत दफ़ा ओवर रूल कर जाते थे, जो कि अमेरिका की रवायत में नहीं। तो इस दफ़ा भी कोई चीज़ मुख्तलिफ उससे नज़र नहीं आ रही है। शायद थोड़ा मॉडिफाई हो जाए, जिस तरह के उन्होंने बयान दिया अपने इस अटैक के बाद, अपने इस असैसिनेशन अटैम्प्ट के बाद, शायद थोड़ी सी मॉडिफिकेशन हो जाए। लेकिन बहरहाल अमेरिकन या यूके के अगर स्ट्रक्चर को देखा जाए उनके हुकूमत के, तो उसमें जो स्ट्रक्चर है, स्टेट डिपार्टमेंट हो गया, उनका पेंटागन हो गया, डिपार्टमेंट, उनका अमल दखल होता है। लेकिन पिछली दफ़ा की अगर मिसाल ली जाए गोलान हाइट का, यूनिलैटरली ट्रंप ने डिसाइड किया अगेंस्ट द यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल रेजोल्यूशन के जो 67 में इजराइल ने कब्जा किया था, वो लेजिटिमेटली इजराइल की ज़मीन हो, कि उनको हक नहीं था। कश्मीर के मामले में उन्होंने ऑफर की कि हाँ मैं मिडिएट कर देता हूँ, लेकिन जो उनके मरासिम रहे मोदी से, और जो उन्होंने इब्तिदा में अपने प्रेसिडेंट बनने के बाद पाकिस्तान के खिलाफ ख़ास तौर पर जो बयानात थे, डुप्लिसिटी और बाकी जो उन्होंने कहे थे, उसको अगर देखा जाए तो पाकिस्तान को ज़रा काम करना पड़ेगा इस पर। और ये जो पाकिस्तान ने 4 घंटे के बाद बयान जारी किया मजम्मती, ये चाहिए था कि जैसे ही ये हमला हुआ था पाकिस्तान सर फेहरिस्त होना चाहिए था। लेकिन सब लोग ख्वाब खरगोश की मज़े ले रहे थे रात के 3 बजे 3:30 बजे, तो लिहाजा जब टाइमिंग का फर्क होगा, अंडरस्टाफ्ड है ना सर हमारे वज़ारत ख़ारिजा, ये भी तो देखें। नहीं, ये जुल्म है, ये गलत है, ये गलत है, इसलिए कि मैकेनिज्म होता है। दुनिया जब जाग रही होती है, हमें सोना नहीं चाहिए, हमारा मैकेनिज्म काम करना चाहिए। ये गलत बात है जिसकी वजह से हम सफ़र करते हैं। थैंक यू सो मच डॉक्टर जमील हमारे साथ थे। और ज़ाहिर है हम एक चीज़ जो देख रहे हैं, बड़ा रेफरेंस हवाले दिए जाते हैं बाहर की सियासत के, वेस्टर्न सियासत के। आप देखें हालिया बरतानिया में इंतखाबात हुए, कोई ब्लेम गेम नहीं, किसी ने नहीं कहा जी कि मैं नहीं मानूंगा, ये जो है हल्के खुलवाएं, ये करें।
शिकस्त तस्लीम कर दी। काशिफ अब्बासी साहब के उनको निज़ाम पे एतबार है। यहाँ पे आप देखें डोनाल्ड ट्रंप साहब पे असैसिनेशन अटैम्प्ट होती है, लेकिन उसके बावजूद वो कहते हैं जी मैं इसका जिम्मेदार किसी को नहीं ठहरा रहा और मैं बाइडन पर इस हवाले से तनकीद नहीं करूँगा। सो दैट्स हाउ एक माशरा, एक महज़िब माशरा जो है वो आगे बढ़ता है और फिर वो सियासत उन्हें आगे करनी है, पॉलिसीज़ देखी जाती है, उनकी डिबेट ही सारी पॉलिसीज़ पे होती है कि आपके पास क्या प्रोग्राम है मुल्क के मसाइल को हल करने के लिए। आई वंडर यहाँ पर अगर कोई इस तरह से प्राइम मिनिस्ट्रियल डिबेट हो कैंडिडेट्स की, होनी चाहिए। हमारे यहाँ कोई डिबेट नहीं होती, हमारे यहाँ होता है कि जी फलाना तुमने ये नहीं किया, नहीं, और आमने सामने बैठ के नहीं करते। एक बयान दे दिया उसने, खुसूसी एक्सक्लूसिव इंटरव्यू आया है जी फलानी शख्सियत का, उसके बाद जी दूसरी शख्सियत का एक्सक्लूसिव आ जाता है, फिर जो सेकंड ईयर उनकी क़यादत होता है वो फिर सर तोड़ के एक्सक्लूसिव एंकर के साथ एक्सक्लूसिव एंकर्स के साथ एक्सक्लूसिव इंटरव्यूज। मनाजरे का तो यहाँ कोई मनाजरे को कहते हैं तो वो चैलेंज देते हैं तो उसे कोई एक्सेप्ट नहीं करता। मनाजरा यहाँ पर किसी को बर्दाश्त नहीं है। चलें जी, अब खबर है ना स्टॉक मार्केट से मुताल्लिक, और वी वर वंडरिंग कि ये जो होगा क्या, क्योंकि वीकेंड पे कुछ चीजें ऐसी आती हैं कि जिसकी वजह से वो भी स्टॉक मार्केट पर असरअंदाज होती हैं। बिल्कुल, आज मंडे है तो जरा बता देते हैं जी। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में मजबूत आगाज हुआ है, 1101 पॉइंट्स का इजाफा हुआ है और 100 इंडेक्स 81,046 पॉइंट पर ट्रेड कर रहा है। चलें जी, तो खुर्रम शहजाद साहब हमारे साथ मौजूद हैं, तो इट्स ए गुड थिंग। तो भाई खुर्रम साहब, एक वो लतीफ़ा याद आ गया कि ज़र मुबादला के ज़खायर हमारे कितने हो गए हैं, और बाकी स्टॉक मार्केट तो अच्छी पॉजिटिव जा रही है, दैट्स अ गुड न्यूज़। जी जी बिल्कुल, देखिए अभी जो IMF का स्टाफ लेवल का एग्रीमेंट हुआ है परसों फ्राइडे वाले दिन जो इसकी खबर आई है, ये उसका एक इम्पैक्ट है। इन्वेस्टर्स जो हैं ये देख रहे हैं कि IMF का एग्रीमेंट एक तो स्टाफ लेवल जल्दी हुआ है एक्सपेक्टेशन से पहले, और उसके साथ साथ हो सकता है जो बोर्ड IMF का बोर्ड है वो इसको डेफिनेटली जो है वो पास कर दे, और फिर हमारा जो ये लंबा प्रोग्राम है, लार्जेस्ट प्रोग्राम है, ये हो जाए। उसके साथ क्लाइमेट चेंज की बात हो रही है कि उस पर भी फंडिंग हमें मिल सकती है, जिसके एडिशनल 1.4 या $1 बिलियन हो सकते हैं, जो कि आपका जो है आपको यानी कि सपोर्ट सारी मिल रही है दुनिया से, IMF से, लेकिन अब आपके ऊपर है कि आप इसको किस तरह से यूटिलाइज करते हैं, किस तरह से अपने रिफॉर्म्स करते हैं, अपने आप को बेहतर कैसे करते हैं। एक और मौका आपको मिल रहा है और ये 25वां प्रोग्राम है जो कि आपको मिलने जा रहा है। तो मेरे ख्याल में इसकी वजह से इन्वेस्टर का कॉन्फिडेंस थोड़ा बड़ा है और मार्केट में इसकी रिफ्लेक्शन नजर आ रही है। सो ये तो एक कहते हैं ना अच्छा आगाज़ भी हुआ है। थैंक यू सो मच खुर्रम, आप हमारे साथ थे, सूरत हाल पे बात कर रहे थे, और ये तमाम तर सूरत हाल हमारे सामने है। और देखें जी, अब मुसलसल हम जब भी मंडे के दिन आपके सामने आते हैं तो मस्बत आगाज़ होता है मंडे से पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज का, जिसमें हम देखते हैं कि ख़ास तौर पे जिक्र किया जाता है जी जो IMF से मामला तय पा रहे हैं उसकी तरफ एक ट्रस्ट बिल्ड हो रहा है और कॉन्फिडेंस जी वो आगे बढ़ रहा है। अच्छा जी, अब ज़रा आपको पता है बारिश हुई तो उसके बाद कुछ वाक़यात हुए कि पुरानी जो शहर में मखदूश इमारतें हैं मुख्तलिफ एरियाज़ में, उनकी बैल्कनीज़ गिरने का कोई वाक़या हुआ, इस तरीके से ये सारी चीज़ें। अच्छा, वैसे तो ये इमारतें बड़ी मजबूत हैं, जो ख़ास तौर पर जो उनकी बुनियादें हैं, जो स्ट्रक्चर है, लेकिन चूँकि बालकनीज़ वैसे ही बाहर निकली होती हैं और फिर जो एक स्ट्रक्चर उसके लिए चाहिए होता है उसकी भी एक लिमिट होती है। तो ज़िला जनूबी की अगर हम बात करें तो वहाँ पर खासी इमारतें हैं कि जो कि इस तरह से मखदूश करार दी गई हैं, और कमिश्नर कराची साहब ने हस्बे रवायत हुक्म तो जारी कर दिया है। अब उसके अंदर जो बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी है उससे रब्ता किया गया, नहीं किया गया। ये जो बंस रोड पर जो पुरानी इमारत की दूसरी मंजिल का हिस्सा गिरा था, आपके इल्म में है कि उससे सूरत हाल क्या रही थी? तो फिर अब ये है कि मकीनों का ये भी कहना है कि इमारत में जगह जगह दरारें पड़ी हुई हैं। और जो मकीन हैं इन इमारतों के, उनको नोटिस भी जारी कर दिए हैं। अब क्या किया जा रहा है, बिजली और गैस के कनेक्शन भी काटे जा रहे हैं। तो गुज़िश्ता होने वाली जो कराची में बारिश, जिसे आप बारिश कह भी नहीं सकते, या जो तेज़ हवाएं चली थी वो हवाएं भी इतनी तेज़ नहीं थी। तो ये जो अशफाक ने बताया, पुरानी इमारत की दूसरी मंजिल का हिस्सा गिर गया था बंस रोड पे। अब ये एक इमारत नहीं है, कई ऐसी इमारतें हैं। हमेशा इस तरह के नोटिफिकेशन आते हैं, आइडेंटिफाई कर ली जाती है जी फला इमारत जो है ये मखदूश है, किसी भी वक्त गिर सकती है किसी भी हादसे के नतीजे में, लेकिन होता कुछ नहीं है। और थैंक गॉड के ये जो बंस रोड वाला वाक़या, इसमें किसी जानी नुकसान की हमें खबर नहीं आई। अब ये है कि कौन कौन सी ऐसी इमारतें हैं जिन्हें मखदूश करार दिया जा चुका है और कहाँ पर ये इमारतें वाक़ हैं, हुकूमत क्या एक्शन ले रही है, इस पर हम बात कर लेते हैं। हमारे नुमाइंदे अफजल परवेज़ हमारे साथ हैं। तो अफजल बता दीजिए ज़रा, आइडेंटिफाई हुआ है
शहर में कौन से इलाके में कौन सी इमारतें और क्या इनके नंबर सामने आए? जी सदफ अशफाक, देखा जाए तो इन इमारतों की तादाद तकरीबन 450 है, जो कि ज़िला जनूबी में वाक़ है। जो इलाके जिसमें खारा दर, गार्डन, रामसामी और डेंसो हॉल, बंस रोड और उसके साथ पाकिस्तान चौक, इन इलाकों में जो है 450 इमारतों की निशानदही गुज़श्ता 8 साल कबल की गई थी, जो इंतहाई मखदूश करार दी गई थी। ताहम हर साल की तरह इस साल फिर जो है मखदूश इमारतों को खाली कराने के हवाले से इक़दाम किए गए, लेकिन ये इक़दाम हमें मुकम्मल होते दिखाई नहीं देते, क्योंकि उसकी सबसे बड़ी मेन वजह जो होती है वो सबसे बड़ी मेन वजह है मुतबादिल रैश। मुतबादिल रैश न मिलने के बायस जो ज़िला इंतज़ामिया है वो बेबस नज़र आती है। इस बार फिर कमिश्नर कराची जो है मुतारिक नज़र आए, वो एक्टिव नज़र आए। इस तरह देखा जाए बारिश हो या ना हो, यहाँ वाक़यात पेश आते हैं, दूसरी मंजिल का हो या तीसरी मंजिल का छज्जा गिर जाया करता है। गुज़श्ता रोज़ बंस रोड के इलाके में दूसरी मंजिल का जो एक हिस्सा था गिर चुका था, जो इंतहाई मखदूश करार दी गई थी। देखा जाए तो एक सर्वे किया गया ज़िला इंतज़ामिया और सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी की जानिब से, जिसमें यह निशानदेही हुई कि 40 इंतहाई ख़तरनाक इमारतें हैं जिनको फौरी तौर पर खाली कराया जाए। इस हवाले से कमिश्नर कराची ने 4 रोज़ कबल इजलास भी किया और एक हिकमत अमली तय की गई कि पहले फेज में गैस और जो है बिजली काट दी जाएगी। पहले भी काट दी गई थी लेकिन बहाल कर दी गई। अच्छा, आती वैसे भी नहीं है तो काट भी दें तो क्या फ़र्क पड़ता है, ये तो एक अलग ही चीज़ है। हमारे साथ मौजूद हैं इस वक्त साबिक एडमिनिस्ट्रेटर कराची मुज़म्मा सिद्दीकी साहब, और फ़हीम साहब का ये खासा है कि वो इस तरह के मसाइल पर खासा अवेयरनेस भी क्रिएट करने की कोशिश करते हैं और इस पर खुलकर बात भी करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। ये बताइएगा कि ये एक बड़ा मसला है, हम अक्सर बात करते हैं कहीं पे आग लग जाए तो फिर हमें याद आता है कि जी वहाँ पर फायर सेफ्टी का कोई मैकेनिज़्म नहीं था, फायर एग्जिट्स नहीं थे, फिर जो बिल्डिंग्स जिस तरह की बनी थी वो ऐसी थी। बरसात हो जाए तब हमें ख्याल आता है और उसके बाद फिर कमिश्नर साहब के अहकामात, फिर बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी। तो ये हो क्या रहा है वैसे शहर में? आपको लगता है कि कोई फोकस है? चलें पुरानी इमारतें तो अपनी जगह, नई इमारतों पे कोई फोकस है किसी का? सबसे पहले आप दोनों का प्रोग्राम में शामिल करने के लिए शुक्रिया। देखिए, फोकस करने से पहले मसले को समझना चाहिए। कराची में जो ये मखदूश इमारतों का मसला है, कराची एक अच्छा शहर है, ये मसला, मगर कराची की जो जिंदगी है वो पिछले कोई 200 साल की है, कई हजार साल की नहीं है। 800-1000 साल का तो लाहौर है, लंदन 1200-1800 साल पुराना हो गया। वहाँ ये मसाइल क्यों नहीं होते? अच्छा देखिए, इसकी वजह, सबसे बड़ी वजह है इन घरों की जो ओनरशिप है उसका झगड़ा। ये कराची में तारीखी तौर पे घर जो थे वो पगड़ी के ऊपर दिए जाते थे। उस पगड़ी सिस्टम को हुकूमत पाकिस्तान और आपका रेंट कंट्रोल सिस्टम जो है वो उसको एक्सेप्ट नहीं करता, और इसके अंदर जिसके नतीजे में पूरी एक लैंड माफिया और बिल्डर्स माफिया का इन्वॉल्वमेंट हो गया है। नतीजा क्या है? जो लोग इसमें रहते हैं, जो पिछले 50 साल 100 साल से रह रहे हैं, जो 15 रुपए और 20 रुपए की पर्ची, मगर उन्होंने ओरिजिनली इन घरों की या इन बिल्डिंग्स की मालियत अदा की थी और पगड़ी पे ली थी, ठीक है? तो उनको निकाला जाना है, उनको निकाल के इनको बिल्डिंग्स को गिराया जाना है, इन बिल्डिंग्स को गिरा के इनकी जगह नए प्लाजे खड़े करने हैं। अच्छा, जब आप किसी को ओनरशिप नहीं देंगे तो वो घर को मेंटेन भी नहीं करेगा, जिसकी मेंटेन जो लोग अब इनके ओरिजिनल ओनर्स तो रहे नहीं, उन्होंने जो ओरिजिनल ओनर्स थे उन्होंने मोस्टली इन बिल्डिंग्स को जो है बिल्डर माफिया के हाथों फरोख्त कर दिया है। तो बिल्डर माफिया का कोई इंटरेस्ट नहीं है इन बिल्डिंग्स को मेंटेन करने के लिए। उसका नतीजा ये है कि ये बदहाली का शिकार है। आप फायर एक्सटिंग्विशर लेके दौड़ते फिरिए कि अब ये हो गया है, अब फलाना हो गया है। इसका हल क्या निकाला जा सकता है फ़हीम साहब? देखिए, सबसे पहले सिंध गवर्नमेंट को चाहिए कि जो पगड़ी सिस्टम है उसको ओनरशिप या लीज का जो है उसको एक्सेप्ट करें, और ये जो हाई सिटी कोर्ट के अंदर जो रेंट कंट्रोलर और जज बैठे हुए हैं रेंट के, वो इनको लोगों को जो है आउस्ट करना, मखदूश करार दे के ये करना, ये बंद करें। अगर ये चीज़ें होती हैं, अगर ये बिल्डिंग्स जो हैं या इनके अंदर जो लोग रहते हैं उनका एक स्टेक बनता है, तो ये बिल्डिंग्स जो हैं
मेंटेन होंगी। ये बिल्डिंग्स बहुत अच्छी बनी हुई थी। आप इससे कहीं बुरी बिल्डिंग्स जो हैं, जो कि डिस्ट्रिक्ट की कोरंगी और सेंट्रल में मौजूद हैं, उनको लोग जो ओनर्स हैं जो उसमें रहते हैं उनको मेंटेन करते हैं। इनको आपने निज़ाम ऐसा बनाया है जो कि सिर्फ माफियाज को प्रमोट करता है, लोगों के हकूक को नहीं प्रोटेक्ट करता। उसकी वजह से ये बिल्डिंग्स गिरती हैं। मैं 100% वो मैं आपसे शर्त लगा सकता हूँ, कमिश्नर साहब मुझे इस प्रोग्राम हवाले से एक मनाजरे के लिए बुला लें, और वो सिर्फ ये देख लें कि उनसे मैं ये पूछ लूं कि आपको ये पता है कि ये पगड़ी वाली जो बिल्डिंगें हैं, इनमें से 1600 और 1800 किस किस बिल्डर के पास हैं। अच्छा। और वो किस तरह से लोगों को निकालना, किस तरह से इन बिल्डिंग्स को गिराना, ये आपकी हेरिटेज है। इन बिल्डिंग्स को हेरिटेज करार दिया गया है, उसकी वजह से इनको तोड़ा नहीं जा सकता। साहब, मैं ये जानना चाह रहा था कि ये जो बिल्डिंग्स हैं, जिस तरीके से जाहिर है कि हम पहले पहलू पे भी बात करें कि मेंटेनेंस नहीं हो रही, कुछ भी नहीं हो रहा, अब वैसे आर दे अ गॉन केस या फिर अभी भी इनको मेंटेन किया जा सकता है? दे आर नॉट अ गॉन केस। देखिए, बैटल ऑफ ब्रिटेन हुई थी सेकेंड वर्ल्ड वॉर में, पूरा लंदन जला के राख कर दिया था नाजी जर्मनी ने, मगर वो आज आपको उसका एक निशान नहीं मिलता। और वो बिल्डिंग्स जो हैं जो उस वक्त तबाह हुई थी, उनको उनकी ओरिजिनल ग्लोरी में रिहेबिलिटेट किया गया। तो मसला वहां नहीं है जहां आप बात कर रहे हो, मसला कहीं और है। और जब तक उस मसले को देखिए, जब तक हमारे हुक्मरान तबकात लोगों की बेहतरी के लिए कवानीन नहीं बनाना शुरू करेंगे, लोगों की बेहतरी के लिए काम करना नहीं शुरू करेंगे, ये रोज कभी बिल्डिंगों में आग लग जाती है, कभी बिल्डिंगें मखदूश करार दे दी जाती हैं। भाई 40 बिल्डिंगें मखदूश करार दी गई तो लोग रहते हैं ना, सरकार करे उनको मेंटेन अपने उससे। इतने बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स, इतने बड़े बड़े फंड्स हैं गवर्नमेंट के पास, गवर्नमेंट करती है, करे भाई, नहीं हो रहा। लेकिन जाहिर है हम यही देख रहे हैं। और आपने राइटली पॉइंट आउट किया कि जो कराची की हिस्ट्री वो इतनी पुरानी भी नहीं है एज कम्पेयर टू लाहौर, और फिर आपने लंदन का भी हवाला दिया, उसके बावजूद भी हाँ जी, आप बर्लिन देख लीजिए, सेकेंड वर्ल्ड वॉर में बर्लिन बराबर हो गया था। ड्रेसडन देख लीजिए, मगर आपको वहां पुरानी बिल्डिंग्स उसी तरह नजर आती हैं जैसे पहले थी। मसला यह है कि हमारे हुक्मरान हुकूमत करते हैं, गवर्न नहीं करते। ये आपने बहुत सही कहा, बिल्कुल। थैंक यू सो मच फहीमुज्जदा सिद्दीकी साहब हमारे साथ थे। और ज़ाहिर नाज़िर की बात करें, हम कमिश्नर साहब को लाइन पे लेने की कोशिश करते हैं, वो अवेलेबल वैसे नहीं मिलते हमें। हाँ। मनाजरे के लिए मिलेंगे, मनाजरे के लिए कैसे मिलेंगे? तो कोई खेलों की एक्टिविटी होगी तो आई एम श्योर कि ही विल बी हियर विद अस। ब्रेक के बाद आते हैं। जी, एक बार फिर से आप सबका खैर मकदम है। उम्मीद है कि आप लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। और जिस तरीके से हम जिस तरीके से हम लास्ट टाइम हमारी आपसे मुलाकात हुई थी, तो शो ख़त्म करने के बाद फिर ये हुआ कि सुप्रीम कोर्ट का एक बड़ा अहम फैसला आया था, एंड वी वर अ पार्ट ऑफ इट, कि हम आपको उससे मुतालिक भी आगाही दे रहे थे, मखसूस नशिस्तों वाला। तो आप मुझे सुन पा रही हैं सदस्य? जी, मुझे आपकी आवाज़ आ रही है। ठीक है। तो मैं ये अर्ज़ कर रहा था कि भाई दिन का आगाज़ फिर भी अपना पॉजिटिव नोट पर करें, और ख़ास तौर पर बात यह है कि मसाइल तो बहुत ज़्यादा हैं, क्योंकि मसाइल तो बढ़ते ही रहते हैं, लेकिन अगर आप स्ट्रेस लेके ये सोच के बैठ जाएंगे कि भाई मैं तो कुछ कर नहीं सकता, ये तो मसले इतने हैं, और अगर आपकी थिंकिंग पॉजिटिव नहीं होगी तो दैट वुड बी वेरी प्रॉब्लमेटिक। बहुत सारी आवाज़ें कभी आपके कान में आ रही होती है ना, ऐसी बहुत सारी मशवरे देने वाले आपके दिमाग में भी आ रही होती है। मशवरे देने वाले जो होते हैं ना, कोई कहते हैं ये कर लो, क्लैरिटी होनी चाहिए। क्लैरिटी होनी चाहिए, पीस होना चाहिए, मेंटल पीस। अच्छा, क्लैरिटी की बात हुई तो हमें ये, जब हम छोटे होते हैं ना, तो हम पढ़ाई में मशगूल होते हैं, हर तरह के सब्जेक्ट्स हम पढ़ रहे होते हैं, नहीं आइडिया होता कि बड़े होके क्या बनना है। और जैसे जैसे दुनिया आगे बढ़ रही है, बहुत फास्ट तरीके से जो है वो ट्रेंड्स भी चेंज हो रहे हैं। एक ज़माना था BBA MBA बहुत लोग किया करते थे, फिर एक ज़माना था लोग जी चार्टर्ड अकाउंटेंट बहुत होते थे, फिर अब IT और मार्केटिंग, इन चीज़ों की तरफ लोगों का रुझान बहुत है। ये है कि साथ साथ कुछ स्किल्स भी अगर आप सीखते रहे ना, तो उसका बड़ा फ़ायदा है। आजकल दुनिया इसी की है, बिकॉज सोशल मीडिया का जो दौर है उसमें मुख्तलिफ, किसी को वीडियो एडिटर चाहिए, किसी को फोटोग्राफर चाहिए, बहुत सारी वीडियोग्राफी के लिए बहुत सारे लोग चाहिए होते हैं। तो ये स्किल्स इस लिहाज से भी सीखी जा सकती है। एक चीज़ ये है कि वो आपने सोशल मीडिया का तस्करा किया है, तो मैं उसको कहने वाला था कि उसके लिए तो आजकल किसी स्किल की ज़रूरत नहीं है।
मतलब एक इतने वियर्ड किस्म के आप कुछ भी काम करना शुरू करते हैं जो बगैर किसी स्किल सेट के यू कैन गो हेड। उसकी मिसालें हमारे पास मौजूद हैं भाई। इतने सारे लोग वायरल हो जाते हैं बिकॉज आजकल तो 1 सेकंड वाली जो वीडियो है वो उस पर मिलियन व्यूज आ रहे हैं। अच्छा, और उसके अंदर क्या टैलेंट, जहाँ पर बदोबदी, जहाँ पर पौड़ी हो रही है, जहाँ पर मेरा दिल ये पुकारे आजा, तो इस तरह की चीज़ें हिट होंगी तो फिर लोग सोचेंगे ना, अदबी गुफ्तगू या इस तरह से मतलब स्किल सेट रखने वाले लोग कैसे फिर आगे बढ़ सकते हैं, ये भी तो सोचिए। कंटेंट की जो क्वालिटी है वो कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होनी चाहिए। लेकिन बहरहाल अशफाक ने बात सही कही है, हो आजकल कुछ और ही रहा है। सो लोग फिर मेहनत की तरफ क्यों जाएं, लोग सोचते हैं हम इतनी मेहनत क्यों करें, कुछ ऐसा करते हैं जिससे वायरल हो जाते हैं। लेकिन इसके लिए भी भाई बड़ा होशियार होना और दिमाग चाहिए कि वायरल कैसे हो। अच्छा जी, नताइज की परवाह ना करने वाला होना चाहिए। हाँ, फिर आप जो कमेंट्स आते हैं ना, अगर आप उसको दिल पे लेंगे ना तो फिर कभी भी आप वीडियोस नहीं बना सकेंगे इस तरह की। अच्छा जी, अब हम बात कर रहे हैं कि आजकल नौजवान बड़े काफ़ी ज़्यादा एक्टिव भी हैं, बहुत कुछ नया करना भी चाहते हैं और पाकिस्तान में नौजवानों की बड़ी तादाद भी है। सो आज जो हम बात कर रहे हैं, दुनिया भर में आज हुनरमंद नौजवानों का दिन मनाया जा रहा है, हुनरमंद अफराद कह लें, उनका दिन मनाया जा रहा है। और इसका मकसद क्या है कि भाई इसका फ़ायदा क्या है, क्यों पढ़ाई के साथ साथ कोई स्किल्स आना आपको ज़रूरी है, ये आगाही देना है। तो ये इसके लिए पाकिस्तान में क्या काम हो रहा है, इस पर बात करना भी ज़रूरी है। बिल्कुल जी, पाकिस्तान में इस पर क्या हो रहा है, क्या तैयारियां, किन एरियाज़ पर हमें ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है। हमारे साथ मौजूद हैं चेयरमैन टेक्निकल एजुकेशन एंड वोकेशनल ट्रेनिंग अथॉरिटी पंजाब, ब्रिगेडियर रिटायर्ड मोहम्मद साजिद खोखर साहब। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस साजिद खोखर साहब। ब्रिगेडियर साहब, ये ज़रा फरमाइएगा कि इस वक्त पूरी दुनिया में ये आगाही पाई जा रही है कि एजुकेशन इज़ इम्पॉर्टेंट, नंबर 1, लेकिन एजुकेशन के साथ साथ जो स्किल्ड होना किसी भी शोबे में, दैट इज़ इक्वली इम्पॉर्टेंट। तो आप भी ज़ाहिर है कि इस मामले की अहमियत से आगाह हैं और पाकिस्तान में हमें कितना फोकस करने की ज़रूरत है और कितना फोकस किया जा रहा है इस एस्पेक्ट पे। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ़र्स्ट ऑफ ऑल मैं बाखबर सवेरा की टीम का मशकूर हूँ कि आपने मुझे मौका दिया कि मैं स्किल के हवाले से बात कर सकूं। जैसा कि आप जानते हैं कि आज वर्ल्ड यूथ स्किल डे मनाया जा रहा है और पंजाब में जो टेप्टा एक ऐसा इदारा है जिसमें तकरीबन हमारे 384 इदारे हैं जो अक्रॉस पंजाब हमारे नौजवानों को स्किल की ट्रेनिंग दे रहे हैं। अच्छा। सो आज का ये जो दिन है जिसमें वर्ल्ड लेवल पे ये यूथ को स्किल डे मनाया जा रहा है, तो हमारे भी तमाम इदारों में आगाही को बढ़ाने के लिए ये दिन बड़े जोशो खरोश से मनाया जा रहा है। अच्छा, जहाँ तक आपका सवाल था कि किन किन शोबों में या किन किन एस्पेक्ट्स के हवाले से ट्रेनिंग दी जा रही है, तो टेप्टा के 384 इदारों में तकरीबन 150 से ज़ायद कोर्सेज की जो ट्रेनिंग है वो हम दे रहे हैं। ब्रिगेडियर साहब, मैं ये जानना चाह रही हूँ, बड़ा पिछले दिनों से शोर उठा, बल्कि 2-3 सालों में, कि बड़ा ब्रेन ड्रेन हो रहा है, नौजवान जो है उसको रोज़गार नहीं मिल रहा है, ज़ाहिर है जॉब्स नई क्रिएट भी नहीं हो रही हैं टू बी ऑनेस्ट। तो एक बड़ा यहाँ पर अलमिया है फॉर यूथ और वो प्रेफर कर रहे हैं कि यहाँ के बजाय हम किसी और मुल्क में जाके बेहतर मुस्तकबिल के लिए मेहनत मजदूरी कर लें, वहाँ पे हमें शायद ज़्यादा रिवॉर्ड मिल जाएगा बजाय इसके कि हम यहाँ डिग्रियाँ लेकर बैठे रहें। आप ये बताइए कि उनके लिए क्या ये जो स्किल्स हैं वो किसी तरीके से काम आ सकती हैं, उनकी जो अनएम्प्लॉयमेंट है उस किसी तरीके से उसको कवर कर सकती है? आपका बड़ा पर्टिनेंट क्वेश्चन है और ये हमेशा मुख्तलिफ फोरम्स पे ब्रेन ड्रेन की बात की जाती है, लेकिन इसको थोड़ा सा एक मुख्तलिफ अंदाज में भी देखने की ज़रूरत है। मैं समझता हूँ कि ब्रेन ड्रेन जिस लेवल की स्किल ट्रेनिंग हम प्रोवाइड करते हैं वो ज़रूरी है रोज़गार मुहैया करने के हवाले से। अब रोज़गार अगर पाकिस्तान में अवेलेबल हो तो यहाँ पर भी उसको जॉब मिल सकती है, और अगर वो बाहर जाके ये जॉब करना चाहे तो उधर भी रोज़गार के मौके अगर मिले तो उधर भी वो जाके जॉब कर सकते हैं। लेकिन ब्रेन ड्रेन की जो एक्चुअल कॉनोटेशन है मेरे ख्याल में वो इस लेवल पे अप्लाई नहीं होती, वो उस लेवल पे अप्लाई होती है जहाँ पर हाईली क्वालिफाइड बच्चे जो हैं, टैलेंटेड बच्चे, वो बाहर जाएं और उस हवाले से वो ब्रेन ड्रेन कहलाएगा। लेकिन
अगर नॉर्मल एक स्किल एक्वायर करके आप एम्प्लॉयमेंट के हवाले से बाहर जाते हैं तो शायद ये उसका अच्छा, वैसे ये तलब और रसद का फ़र्क भी तो है ना ब्रिगेडियर साहब। हो सकता है बाज़ औक़ात आप स्किल्ड हों तो उन लोगों की भी बड़ी आजकल दुनिया में तलब बढ़ती चली जा रही है। पहले ये होता था कि सिर्फ वो लोग जो कि एजुकेशनली या एकेडमिकली स्ट्रॉन्ग होते थे उनको बड़ा सराहा जाता था, लेकिन अब स्किल्ड लेबर हो गई। बल्कि अब तो आपको पता है यूरोपियन काफ़ी फैक्ट्रीज़ में इधर उधर पाकिस्तान से या दुनिया के दूसरे मुल्कों से, तरक्की पजीर मुल्कों से ये अनस्किल्ड वर्कर्स को भी बुलाया जा रहा है कि जी वहाँ पर वर्कर्स चाहिए उन्हें, ताकि वो ट्रेन करने में कौन सा उन्हें टाइम लगेगा। तो लोगों की मैन पावर की रिक्वायरमेंट तो है और उसके लिए अब लोग कोशिश भी कर रहे हैं। इस सिलसिले में हम एक डेलिब्रेट एफर्ट भी कर रहे हैं कि कुछ कंट्रीज़ में जहाँ पर इस तरह की ज़रूरत है स्किल्ड ह्यूमन रिसोर्स की या इवन अनस्किल्ड ह्यूमन रिसोर्स की, तो उसके लिए गवर्नमेंट लेवल पे एक डिमांड वर्कआउट की जा रही है और हम अपने इदारों में उन कंट्रीज़ का जो स्किल सेट रिक्वायर्ड है उसको जानने के बाद स्पेशलाइज कोर्सेज भी चला रहे हैं ताकि जो बच्चे स्किल हासिल करने के बाद बाहर जाना चाहें तो वो ये मौके मैसर उनको हों और वो अवेल कर सकें। अच्छा, एक और चीज़ मुझे ये बताइएगा कि ज़ाहिर है कि आप पंजाब में इसकी टेप्टा की नुमाइंदगी कर रहे हैं और सरबराही कर रहे हैं इस इदारे की। हमारे यहाँ ये वोकेशनल ट्रेनिंग या इस तरह के इंस्टीट्यूट्स तो काफ़ी हैं सूबाई सतह पर, हम देखते हैं ये सोशल वेलफेयर की मेरे ख्याल में मिनिस्ट्री के अंडर ये आते हैं शोबे। तो बाकी जगहों पर और वफाकी सतह पर भी आई एम श्योर कुछ हो रहा होगा, लेकिन ये जो इलाके हैं जैसे सिंध में काफ़ी काम होना चाहिए, बलूचिस्तान में काफ़ी इस पे काम होना चाहिए, केपी में एट्सेट्रा, तो वहाँ पर आपकी नज़र में हो रहा है इससे मुताल्लिक कुछ काम? जी बिल्कुल। एक्चुअली सूबाई लेवल पे एक इदारा है नेपटेक के नाम से, जो कि बेसिकली एक रेगुलेटरी अथॉरिटी है और नेशनल लेवल पे पॉलिसी वहाँ पर बनती है और इसी तरह जो डोमेस्टिक डिमांड है और इसी तरह जो ओवरसीज जो डिमांड है स्किल्ड ह्यूमन रिसोर्स की वो उसको रेगुलेट करते हैं और फिर इसी तरह जो प्रोविंस लेवल पे टेप्टाज हैं उनको बताया जाता है कि आप इतना ह्यूमन रिसोर्स तैयार करें इस फील्ड में, और ये काम जो है इसी तरीके से हो रहा है। अच्छा ब्रिगेडियर साहब, एक चीज़ और बता दें, अगर आप कोई मशवरा देना चाहें, कौन कौन सी ऐसी हुनर हैं जो नौजवान सीखें जो आजकल के दौर में उन्हें किसी भी तरीके से फ़ायदा दे सकते हैं, तो अगर आप कुछ पॉइंट आउट करना चाहें तो। जी, इसमें मैं समझता हूँ कि आईटी एक ऐसा फील्ड है जिसमें अगर आप आईटी के जो वो कोर्सेज जिनकी इंटरनेशनल डिमांड है और वो ऐसे कोर्सेज उसमें इंटरनेशनल सर्टिफिकेशन करके तो आप इवन आपको बाहर जाने की ज़रूरत नहीं, आप पाकिस्तान में बैठ के ज़र मुबादला भी कमा सकते हैं, जॉब भी कर सकते हैं और दुनिया में जो डिमांड है आईटी के हवाले से वो भी पूरी कर सकते हैं। और इस हवाले से आपको जान के बहुत खुशी होगी कि गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने रिसेंट पास्ट में हम एक नया स्किल डेवलपमेंट के हवाले से सीएम का एक इनिशिएटिव लॉन्च किया था, जिसमें हमने आईटी कोर्सेज लॉन्च किए हैं और वो फ्री ऑफ कॉस्ट स्टूडेंट्स को हम करवा रहे हैं और उसमें इंटरनेशनल सर्टिफिकेशन भी करवाई जाएगी और उसका मकसद ही सिर्फ ये है कि बच्चों को उस लेवल की हुनर दिया जाए जिसकी ज़रूरत पूरी दुनिया में है और वो पाकिस्तान में बैठ के फ्री लांसिंग करके तो वो ज़र मुबादला कमा सकते। सही बात है। थैंक यू सो मच ब्रिगेडियर रिटायर्ड साहब हमारे साथ थे, सारी सूरत हाल पर गुफ्तगू कर रहे थे। तो भाई बड़ी ज़रूरत है स्किल्ड लोगों की, जी जी, चाहे वो कोई भी मुल्क हो, और नौजवान जो है वो बड़ा एक हिस्सा है पाकिस्तान की मईशत में, बड़ा अहम किरदार अदा कर सकते हैं और कंट्रीब्यूशन उनकी होनी चाहिए और उनके लिए मौके पैदा करने चाहिए कि ताकि वो माशरे के मुफीद शहरी। अच्छा जी, इस वक्त एक खबर है वो शेयर कर लेते हैं। खबर ये है कि तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा शाह महमूद कुरैशी को अडियाला जेल से लाहौर मुंतकिल कर दिया गया है। तो बाबर मलिक से इसकी डिटेल जान लेते हैं। बाबर बताइएगा जी, क्या वजह है इसकी? आज अडियाला जेल में बहुत ज़्यादा एक्टिविटीज़ हुई हैं। शाह महमूद कुरैशी को 9 मई के लाहौर में दर्ज मुकदमात की समाअत के लिए यहाँ सिक्योरिटी के सख्त इंतजार में सुबह सवेरे ही लाहौर मुंतकिल कर दिया गया था और उन्हें वहाँ पे इंसदादी दहशतगर्दी की अदालत में जो है वो पेश किया गया, जो जेल के अंदर समाअत होगी। दूसरी जानिब आज रावलपिंडी अडियाला जेल में 9 मई के ही 14 मुकदमात की समाअत थी और इस मुकदमात में जो है दीगर मुल्जमान में बानी PTI में शाह महमूद कुरैशी भी इसमें शामिल थे, शेख रशीद अहमद शिबली फराज और कंवल
शोजब सरताज को दीगर आज अडयाला जेल में पेश हुए, लेकिन अदालती अमले ने इनकी हाजिरी लगाई क्योंकि जज जो है वो यहाँ पे नहीं आए और सदारत दहशतगर्दी की खसूसी अदालत रावलपिंडी में उन्होंने एक समाअत की थी। वो कमरा अदालत में थे जहाँ पे रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बशारत राजा जो है वो पेश हुए। उनके खिलाफ 14 मुकदमात की जो है 9 मई के मुकदमात की समाअत अभी कमरा अदालत में जारी है। जी बहुत शुक्रिया आपका बाबर मलिक। अच्छा जी, तो अब बात कर लेते हैं सियासी सूरत हाल की। तो सियासी सूरत हाल क्या है, एक मतलब बहरानी सी कैफियत है। वैसे पॉलिटिकल फ्रंट पे इस वक्त हमें यकजा होने की ज़रूरत है, यकसुई से ये जो माशी हमारे चैलेंज हैं। और मैं बड़ा हैरान होता हूँ कि जब लोगों से बात करने जाके तो वो ये कहते हैं कि जी फ़लानी हुकूमत होती ना तो फिर पिछली हुकूमत में ये मसला नहीं था, फ़लाने साहब की हुकूमत में ये मसला नहीं था। मैंने कहा अच्छा, इस हुकूमत की जो कारकर्दगी है, लास्ट टाइम पीटीएम की जो गवर्नमेंट थी 16 महीने की, उसमें ये महंगाई थी? कहते नहीं उस वक्त नहीं थी, अब ज़्यादा बढ़ गई। मैंने कहा उससे पहले जो गवर्नमेंट थी उसमें आप कह रहे होंगे कि बहुत अच्छी सूरत हाल थी, कहते जी। मैंने कहा उससे पहले और बेहतर सूरत हाल होगी। मैंने कहा इस तरीके से हम 2000 में चले जाएंगे तो महंगाई और कम होगी। आपने उनसे ये नहीं पूछा जो फलाने जो साहब थे जो उनकी हुकूमत, इतने तो साहब नहीं है, हाँ वही घूम फिर के हुकूमतें आ जाती है। तो ये सवाल भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। लेकिन लोग असल में ये सोचते हैं बजाय इसके कि आप ये फोकस करें कि हमारा असल में मसला क्या है। हमारा मसला है फाइनेंसेस का। किसी के अंदर विल नहीं पाई जाती, यानी कि गवर्नमेंट्स वैसे तो बयानात जो मर्जी दें, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे उनका फोकस यही होता है अपने खर्चात कम नहीं करने, आवाम को, सैल्यूट क्लास को उसी तरीके से, भले वो इसहाक डार साहब हों, किसी और की हुकूमत हो, हमेशा जो है वो कहते हैं ना कि फंदा जो है वो आता है उन्हीं लोगों के ऊपर जिसके ऊपर हमेशा आ रहा है। और लॉन्ग टर्म प्लानिंग नहीं है, बस फायर फाइटिंग कर रहे हैं। प्लानिंग है जी, जब तक इक़्तिदार है तब तक हमने अपना जो है देखना है, पॉलिसीज ऐसी बनाए जिसके समरात आगे आने वाली बस वो एक पेज लेके ना उसी पर लाइनें लगाते रहते हैं। और ये वो जमाते हैं जो पिछली गवर्नमेंट में एहतजाज भी कर रही होती थी महंगाई के खिलाफ, जब इनको मिलता है मौका तो इनके पास कोई ऐसी पॉलिसीज नहीं होती। तब ये आपको बता रहे थे जी IMF ने बड़ी कड़ी शराइत लगा दी है और आवाम को तल्ख घूंट पीने पड़ेंगे, लेकिन हमने अपने अखराजात कम नहीं करने। बहरहाल अब जरा बात कर लें कि हुकूमत और PTI के मामलात में फिल वक्त कोई रास्ता निकलता दिखाई नहीं दे रहा। पसे पर्दा क्या चल रहा है तो वल्लाह आलम। लेकिन बानी PTI और उनकी अहलिया की इद्दत में निकाह केस में बरियत के बाद नए रेफरेंस में नैब ने गिरफ्तार कर लिया है और 8 दिन का एहतसाब अदालत ने जिस्मानी रिमांड भी दे दिया। अच्छा, फिर एक और चीज़ ये भी है कि लाहौर पुलिस ने भी 9 मई को जिना हाउस हमले समेत दीगर केसेस में गिरफ्तारी डाल दी है और 12 रुकनी टीम ने अडयाला जेल में बानी PTI से तफ्तीश की और तकरीरों और कारकुनों से खिताब पर भी सवालात किए। अच्छा जी, अब ये है कि आज बताया जा रहा है कि वीडियो लिंक से लाहौर की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में पेश किया जाएगा बानी PTI को। और बानी PTI के खिलाफ 9 मई के वाक़यात से मुतालिक मजमूई तौर पर जो 16 मुकदमात हैं दर्ज हैं, जिनमें से सिर्फ 4 मुकदमात में ज़मानत हासिल की गई है। अच्छा, अब ऐसी सूरत हाल में जो रिएक्शन है इनकी जमात के दीगर रहनुमा का वो सामने आ रहा है। तो चेयरमैन बैरिस्टर गौहर कहते हैं कि बुशरा बीबी की गिरफ्तारी जी काबिल मज़म्मत है। इसी तरीके से तोशा खाना से वो कहते हैं उनका कोई ताल्लुक़ नहीं है और मखसूस नशिस्तें मिलने के बाद PTI ऐवान की बड़ी पार्टी बन जाएगी। और आगे भी वो बताते हैं कि क्या क्या होगा। हाँ जी, वो सुन लें ज़रा। चलें जी, तो ये सूरत हाल तो आपने देख ली। अब असद कैसर साहब का क्या मौक़िफ़ रहा इस सूरत हाल पर और इलेक्शन कमीशन का भी जो किरदार रहा, आपको ज़रा सुनवाते हैं। ज़ंबतों का वक्त ख़त्म हो गया, अब मुज़ाहिमत करेंगे। सबसे पहले हमारा मुतालिबा ये है PTI की MNAs हैं उनको आप आज़ाद छोड़ें, अमीर सुल्तान साहब फौरी तौर पर रिहा करें। मैं सुप्रीम कोर्ट से मुल्तमिस हूँ 45 और 47 की केसेस इसको ओपन किया जाए, ट्रायल शुरू की जाए। अपने चीफ मिनिस्टर अली अमीन गंडापुर साहब से भी मुतालिबा करूंगा कि वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर के खिलाफ रेफरेंस तैयार करके जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान में दाखिल कराएं। चले तो ओवरऑल और इस पूरी सूरत हाल पर हम बात कर लेते हैं, पाकिस्तानी सियासत के हवाले से तज्जिया कर लेते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर तज्जियाकार सहाफ़ी अतहर काज़मी। थैंक यू सो मच अतहर फॉर जॉइनिंग अस और गुड मॉर्निंग टू यू। वीकेंड पर हमने देखा मखसूस नशिस्तों के हवाले से फैसला आ गया और सारी सिचुएशन जो बनी, अब PTI कह रही है कि जी हम बड़ी जमात बन गए हैं। लेकिन जो ये नए केसेस बने, सो आप समझते हैं कि जो रिलीफ इनको लग रहा था कि मखसूस नशिस्तों में मिल गया है, अब सूरत हाल इनके लिए इतनी आसान नहीं है, मामला बल्कि दोनों दिन रिलीफ जो मिला जुम्मे हफ्ते को। हाँ। बहुत शुक्रिया। मसला ये है कि जी वो मैं इन दोनों चीज़ों को मुख्तलिफ नज़र से देखता हूँ। जहाँ तक ये ताल्लुक है जो मखसूस नशिस्तों वाला केस है और इद्दत वाला केस है, वो एक तरह से जो मखसूस नशिस्तों वाला केस आया उसके बाद आप एक इफेक्ट देख रहे हैं कि डोमिनो इफेक्ट है। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो बहुत सारे इस किस्म के मसाइल हैं उनमें
अब मुझे थोड़ी सी कमी आती हुई नजर आ रही है। जहां तक ये इंतजामी मसाइल हैं, जो हुकूमत के हाथ में चीजें हैं, वहां पे हुकूमत की यकीनन कोशिश होगी कि मुकदमात को तेजी से चलाया जाए, उनके ऊपर नए मुकदमात दर्ज किए जाएं, वहां पे तो ये हो सकता है। लेकिन हर चीज की एक नेचुरल साइकिल होती है। मुझे नहीं लगता कि अब ये मामला भी ज्यादा तूल पकड़ सकेगा। और जिस तरीके से अदालतों से फैसले आ रहे हैं और जो कुछ हो रहा है, इसलिए कि 1 साल तो हो गया, 9 मई को भी नाकाबिले जो तरदीद शवाहिद हैं, हुकूमत बार बार ये कहती है, पर अभी तक उस तरह कोई चीज हुकूमत ने सामने नहीं रखी, तो ज्यादा देर वो इसको तूल नहीं दे सकेंगे। और मुझे यही लगता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जो स्टांस एक दिया था, जिसके ऊपर वो खड़े रहे, वो अब पे ऑफ होना शुरू हो गया है और अब आगे हुकूमत के लिए मुझे कुछ ज्यादा आसानी नजर। अच्छा, एक और चीज़ भी है कि अब पार्टी में तहरीक इंसाफ की अगर हम बात करें तो उसमें आपको यकसुयत और यकसानियत नज़र आ रही है? कोई एक पेज पे हैं? क्योंकि पहले तो आपको पता था कि कुछ लीडर्स जो ये एकदम कहीं चले गए थे, फिर उसके बाद वो वापस आए, उन्होंने कहा कि जी हम पार्टी में, बाकी उनको नहीं मानते, उन्होंने भी नारे लगाए, लेकिन अब आपको लगता है कि सब सेटल्ड हैं? नहीं, मुझे नहीं लगता। ऑब्वियसली पार्टी के अंदर इन फाइटिंग तो बहुत ज्यादा है। जिस तरह असद कैसर साहब कह रहे हैं कि हम अली अमीन से भी अपील करेंगे कि वो रेफरेंस भेजें, तो अली अमीन से अगर इनको अपील करने की जरूरत है तो फिर तो मेरे ख्याल में बहुत बड़ा मसला है। अली अमीन को खुद ये नहीं पता कि क्या क्या पार्टी के मसाइल हैं। वो इस पार्टी के वजीर आला हैं, वो इसी पार्टी के वजीर आला हैं। उनको तो खान साहब ने एक कमीशन बनाने का भी कहा था 9 मई के हवाले से भी, और इंतखाबात में मुबैना धांधली के हवाले से भी जुडिशल कमीशन। अली अमीन साहब ने अभी तक क्या चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट को खत लिखा है? तो इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि अली अमीन की कारकर्दगी से काफी ज्यादा जो है इनके बहुत सारी उनका फोकस भी जो है वो मेरे ख्याल में गिमिक्स पे है, बयानबाजी ज्यादा कर रहे हैं, दिखा ज्यादा रहे हैं, ऑप्टिक्स। जी जी बिल्कुल, वो कौम को बटन भी दिखाते हैं, ये वाला बटन है, ये मैं दबा दूंगा तो पूरे मुल्क की बिजली बंद हो जाएगी। तो मेरे ख्याल में उनका तो बड़ा गैर संजीदा सा रवैया है। और वहाँ पे उनके वर्कर भी ये कहते हैं कि अभी तो पेशावर की इंतजामिया तो अली अमीन ने तब्दील नहीं की, और जिस किस्म के मुकदमे दर्ज हुए, अभी पंजाब में तो मुकदमात हैं, लेकिन जो खैबर पख्तूनख्वा में मुकदमात थे, बार बार लोगों को गिरफ्तार किया गया, वो तमाम सिलसिला जो है उसके हवाले से कोई दाद रसी नहीं की गई अली अमीन की जानिब से। तो उनसे तो काफी ज्यादा मायूसी बड़ी इंटरेस्टिंगली, चाहे वो पंजाब के वजीर आला को की चॉइस हो या फिर केपी की, तो उस पर हमेशा से ही लोग जो हैं वो कोई ना कोई सवाल उठाते हैं और प्लस बन जाती है सूरत हाल। अतर थोड़ा सा ये जो हमें बताइएगा, आज पार्लियामेंट के अंदर बाकायदा इजलास हो रहा है, आज रद्द अमल उस तरीके का आ सकता है कि बाकायदा अरकान पार्लियामेंट, चाहे उसमें पीपल्स पार्टी और दीगर जमातें मुश्तरका तौर पे कोई लाहे अमल दें जो मखसूस नशिस्तों के हवाले से केस का फैसला है। आप समझते हैं कि अब तक जो रद्द अमल आ गया है उससे अंदाज़ा हो जाना चाहिए कि क्या हुकूमती हलकों में इस वक्त एक्चुअली रिस्पॉन्स है सूरत हाल पे? देखिए, यकीनन कोई ना कोई रद्द अमल तो वो देंगे। हुकूमत की जानिब से तो पहले ही रद्द अमल आया, आजम नज़ीर तारड़ साहब ने भी गुफ्तगू की है, दीगर लीडरान भी ये कह रहे हैं कि जो रिलीफ मांगा ही नहीं गया था वो कैसे दे दिया। लेकिन बड़ा क्वेश्चन ये है कि जो वोट आपको पड़ा ही नहीं था, वो उस वोट की सीटें आपको कैसे मिल गई, उस पर किसी ने क्वेश्चन नहीं किया। अब इसमें एक फरीक मौलाना साहब भी हैं, उन्होंने खैर मकदम किया, उन्होंने जिस हवाले से बात की है, मुझे नहीं लगता कि वो इसके ऊपर कोई ज्यादा एहतजाज करेंगे। पीपल्स पार्टी के हवाले से एक नया आइडिया फ्लोट किया जा रहा है कि पीपल्स पार्टी जो है वो तो पहली जमात थी और उनको हुकूमत बनानी चाहिए। तो अब मेरे ख्याल में एक ये चीज कोशिश होगी कि जी पीपल्स पार्टी और पीटीआई मिलके कोई हुकूमत बना लें। ये वो आइडिया जो इलेक्शन की रात को भी फ्लोट किया गया था, अब ये दोबारा मार्केट में। लेकिन ये आइडिया फ्लोट कौन कर रहा है? ये वेरी गुड, बहुत सारे दोस्त करते हैं फ्लोट, जिनकी हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि यार ख्वाहिश पे दम। लेकिन अतर साहब मैं एक द पॉइंट इज कि इस वक्त मामला है बिल्ली के गले में घंटी बांधने का, यानी कि आप ये देखिए कि इट्स नॉट अ वेरी ईजी सीट फॉर मियाँ शहबाज शरीफ साहब टू सिट ऑन। आप भी निगरान एक दफ़ा बनने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं, ये ख्वाहिश रह जाती है। और अगर ख्वाहिश पूरी भी हो जाती है तो उसका वो आपको पता है कि इम्पैक्ट क्या आता है कि आज पीपल्स पार्टी वाले उस सारी सिचुएशन से अपने आप को अलग थलग कर लेते हैं कि जी हम तो उसका हिस्सा थे ही नहीं, हम तो 16 महीने की हुकूमत में हमारी सुनी नहीं जाती थी। अब भी उनके पास ये आप चेयरमैन सेनेट ले लिया, फिर सदारत ले ली, फिर गवर्नर ले लिया, लेकिन उसके बावजूद भी कहते हैं कि जी हम तो नहीं है, हमसे तो पूछा ही नहीं गया, यानी कि अपने आप को सेफ रख रहे हैं। आपको लगता है इस सिचुएशन में वो अपने गले में घंटी बांधना चाहेंगे ऐसी वजारत उस्मा की, सारा ब्लेम गेम अपने ऊपर लेना चाहेंगे अवाम के सामने? नहीं, मुझे नहीं लगता, इसलिए कि जो सिचुएशन है वो आपके सामने, और बिल्कुल आपने सही एक्सप्लेन की कि
तमाम ओहदे भी वो एंजॉय कर रहे हैं, हुकूमत भी उन्हीं की वजह से कायम है, लेकिन एट द सेम टाइम वो ये मैसेज दे रहे हैं कि जनाब हमारा इससे कोई ताल्लुक नहीं है। लेकिन ये 80 और 90 की दिहाई नहीं है। लोग समझते हैं, जिस तरह आपने कहा, सारी कौम समझती है, कौम सोशल मीडिया देखती है, मीडिया देखती है कि यही लोग हैं। आज बिजली महंगी हो रही है या सस्ती हो रही है, उसमें पीपल्स पार्टी का उतना ही किरदार है। और दूसरा, ये जितने भी सियासी नोयत के मुकदमात हैं, चाहे वो ख्वातीन वर्कर्स के हवाले से हो जाएं, उनकी बार बार गिरफ्तारियां हो जाएं, ये बिलावल साहब की हुकूमत कर रही है, ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत कर रही है। तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि इनकी अपनी हुकूमत है। हाँ, वो उनकी शायद ये कोशिश हो कि हम बिल्कुल फ्रंट पे ना आए, लेकिन कौम के सामने बिल्कुल चीजें वाज़ेह है कि वाज़ेह है कि किसकी हुकूमत है और कौन ये करवा रहा है। और अतर पिछले दिनों जो सदर मुमलिकत का बयान आया, जिसमें वो हुकूमत की कारकर्दगी से नाला नज़र आए, फिर उन्होंने कहा कि इस पार्टी से या इस हुकूमत से तो हुकूमत ही नहीं चल रही है। आप समझते हैं कि ये भी किसी तरफ इशारा कर रही है ये बयान, और ज़ाहिर सदर की तरफ से बयान आना अपने आप में एक अहमियत रखता है? जी, मैंने उसी तनाजुर में अर्ज किया था कि बहुत सारी चीज़ें फ्लोट करने की कोशिश की जा रही हैं, और फिर खुद शहबाज शरीफ साहब ने भी एक बयान दिया कि अगर मुझ पे दबाव डाला गया तो मैं मुस्ताफ़ी हो जाऊंगा, दबाव नहीं लूंगा। तो इस तरह की चीज़ें तो बहुत सारी आ रही हैं, लेकिन क्या बड़ा क्वेश्चन ये है कि इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पीपल्स पार्टी के साथ मिल के हुकूमत बनाएगी। ये आइडिया पहले भी दिया गया था और बड़ी संजीदगी से जाके खान साहब को भी बताया गया था कि इस वक्त हम हुकूमत बना सकते हैं, लेकिन उस वक्त इनकार किया गया था। और मुझे ये लगता है कि इस वक्त जो सिचुएशन है, ऐसी सिचुएशन में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और पीपल्स पार्टी वाले मुझे इकट्ठे होते हुए नजर नहीं आ रहे। वो जो नारा कि सब चोर हैं, आपको पता है ना कि उसका इम्पैक्ट, और फिर साथ मिलकर हुकूमत बनाना तो पीटीआई के लिए पॉलिटिकली कितना नुकसानदेह हो सकता है, वो भी इस एतबार से कि आप ये देखिए कि मईशत हमारी कहाँ खड़ी है, बड़े टफ डिसीजंस लेने हो सकते हैं। और फिर इस वक्त सबसे बड़ा मसला ही हमारा मुआशी है, और जो हमारी मैनेजमेंट है, फिजिकल मैनेजमेंट जो है वो हमारी, आप देख लीजिए कि सैलरीड क्लास के साथ क्या हो रहा है, और बाकी जो अपने मुतालबात मनवा सकता है 2 दिन प्रोटेस्ट करते हैं और उसके बाद औरंगजेब साहब कहते हैं कि ठीक है जी अब ये चीज़ मैनेज कर देते हैं। तो ये भी तो सबसे बड़ा मसला है हमारा। जी बिल्कुल, इकॉनमी सबसे बड़ा मसला है, लेकिन ये इकॉनमी तो 1 साल में ठीक हो जानी थी। शहबाज शरीफ साहब ने हमें बताया था कि 6 महीने में मैं ठीक कर लूंगा, लेकिन ऐसा हो नहीं सका। मसला वही है कि जब तक मुल्क के अंदर सियासी इस्तेहकाम नहीं आएगा, जब तक इस तरह की सूरत हाल रहेगी कि एक तरफ जो कोई शिद्दत पसंद तंजीम या ग्रोह है, उसको तो इजाज़त है कि वो पंजाब में जलसा भी करे, जुलूस भी करे, रोड्स भी ब्लॉक करे, लेकिन जो मुल्क की सबसे बड़ी सियासी जमात है उसको आप जलसे की इजाज़त नहीं देते, इस्लामाबाद में भी किसी रैली की इजाज़त नहीं देते। तो पूरी दुनिया भी ये सारी चीज़ें देख रही है, तो ऐसे में तो हालात बेहतर नहीं होंगे। लेकिन अतर साहब एक और चीज़ भी है ना कि आपने हवाला दिया 100 दिन में ये ठीक हो जाएगा, 1 साल में ये ठीक हो जाएगा, आपको 200 अरब डॉलर वहाँ से आ जाएंगे, 200 अरब डॉलर यहाँ से आ जाएंगे, ये उठा के फेंक देंगे, उससे पहले वो एशियन टाइगर बनाएंगे, कशकोल तोड़ देंगे, ये सारी चीज़ें, खुदकुशी कर लेंगे, लेकिन IMF के पास नहीं जाएंगे। ये हर लीडर के इसी तर्ज के बयान होते हैं। प्रॉब्लम इज़ दैट, लेकिन सोल्यूशन की तरफ जाते हुए फिर वो माफियाज के हाथों यरगमाल बन जाते हैं। जी बिल्कुल दुरुस्त आपने कहा, ये 75 साल से इसी किस्म की हम कहानियां सुन रहे हैं कि जनाब अब ये हो जाएगा, ये गेम चेंजर हो गया, वो गेम चेंजर हो गया। लेकिन उसमें बुनियादी चीज ये है इशफाक कि जो आइन है वो आप किसको ये राइट देता है कि कौन डिसाइड करे कि किसकी हुकूमत हो। सबसे ज्यादा इफेक्टेड कौन होता है इन बातों से, इन नारों से, इन दावों से? अवाम। और अवाम के अंदर जब ये तासुर चला जाए कि मेरे वोट से तो हुकूमत बननी नहीं है, इन्होंने खुद ही जोड़ तोड़ करके बना लेनी है, तो वो बड़ा एक प्रॉब्लमेटिक चीज है। तो जो मुतासरा फरीक है, खुदारा उसको ये राइट तो देना कि वो अपनी मर्जी की हुकूमत बना ले, तो फिर वो जिसको चाहेगा लेके आएगा, जो इस तरह के वादे करेगा उसको वो फारिग कर देंगे, चाहे वो खान साहब की जमात हो या किसी और की जमात हो। तो मेन इशू यहाँ पे ये रहा है कि हालिया बरसों में कि वो जो एक बुनियादी चीज है कि इलेक्शन के नतीजे में एक ऐसी हुकूमत आएगी जो अवाम को वोट से आई होगी, वो उसके ऊपर एक बहुत बड़ा सवालिया निशान आ गया है। मखसूस नशिस्तों वाला मामला भी है इसमें, वो भी हमारे सामने है। जी अच्छा, जरा से ज़ाहिर है जो गुफ्तगू हम कर रहे हैं थोड़ी सी मुख्तलिफ बात हो जाएगी, लेकिन क्योंकि आज हम मिफ्ता इस्माइल साहब से गुफ्तगू भी कर रहे थे, और ज़ाहिर है ये वो शख्सियात हैं, चाहे इनकी जो भी पॉलिटिकल एफिलिएशन रही हो, लेकिन ये हमेशा लॉजिक से बात करते हैं। शाहिद खाकान अब्बासी साहब की बात कर लें, इन्होंने पार्टी बनाई है, सो ये पार्टी तो हमेशा इलेक्शन से पहले यूजुअली बनती है हमारी सियासत में, इलेक्शन के बाद पार्टी बनना, अब आप इनका क्या स्कोप, फ्यूचर क्या देख रहे हैं? वैसे देखें, ये तो शायद खाकान अब्बासी साहब ने खुद भी फरमाया था कि इलेक्शन से पहले हम जमात इसलिए नहीं बना रहे, हम पे इल्जाम लगेगा कि जी इस्टेब्लिशमेंट ने नई पार्टी लॉन्च कर दी है तो हम उसके बाद बनाएंगे। उनकी बातों में मंतक भी है, उनकी बहुत सारी ऐसी बातें हैं जिसमें वजन भी है,
लेकिन मौजूदा इस वक्त जो करंट सिनारियो, क्या अवाम का एक बहुत बड़ा तबका उनकी तरफ चला जाएगा? मुझे लगता नहीं है, इसलिए कि हम एक केस के बीच में से गुजर रहे हैं। जब तक ये केस बंद नहीं होगा, और वो है 8 फरवरी का केस, वो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का केस, वो है धांधली का केस, जब तक ये सारे मामला सेटल नहीं होंगे, मुझे नहीं लगता कि कोई नई पार्टी आके बड़े पैमाने पे पाकिस्तान में एकदम से सपोर्ट हासिल कर सकेगी। इस वक्त जो भी सपोर्ट है, या तो वो प्रो इमरान खान है या एंटी इमरान खान है, उसमें ये जो लॉजिक वाली बातें हैं, फॉर अनफॉर्चुनेटली मुझे नहीं लगता कि बहुत ज्यादा लोग इस वक्त सुनने के लिए तैयार हैं। थैंक यू सो मच अतर काज़मी फॉर बीइंग विद अस। आपने ज़बरदस्त तरीके से एक्सप्लेन किया कि हो क्या रहा है पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में। इस वक्त एक बड़ी अहम खबर हमारे पास है, और सिक्योरिटी इदारे, हम ये कहते हैं ना कि हम वक्त एक चौकन्ना रहते हैं, फोकस्ड रहते हैं, और इसी की वजह से कई ऐसे वाक़यात हैं, दहशतगर्दी की कोशिशें जिनको नाकाम बना दिया जाता है। तो बन्नू कैंट पे हमले की कोशिश थी दहशतगर्दों की, जिसे नाकाम बना दिया गया, और सुबह 4:40 पर दहशतगर्दों ने बारूद से भरी गाड़ी से धमाका किया, और फिर गाड़ी में लगी IED यानी कि इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोसिव डिवाइस से बन्नू कैंट की बाहर वाली दीवार और सप्लाई डिपो के दरमियान रोड पर धमाका करके कैंट में दाखिले की कोशिश की, लेकिन सिक्योरिटी फोर्सेस ने बर वक्त कार्रवाई करके दहशतगर्दों की कोशिश नाकाम बना दी, और मौसर कार्रवाई से दहशतगर्दों को एक कोने में महसूर कर दिया गया, और सिक्योरिटी फोर्सेस का क्लियरेंस ऑपरेशन इस वक्त जारी है। जब हम आपसे बात करें, ये मनाजिर भी आप देख सकते हैं अपनी टेलीविज़न स्क्रीन पर कि फ़ज़ा में इस वक्त धुएँ के बादल बुलंद होते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो यहाँ पर हम ब्रेक ले रहे हैं, और ब्रेक के बाद वापस आते हैं। वेलकम बैक वंस अगेन। और ज़रा बात करते हैं हम ऐसी एक मेहमान से आपको मिलाने जा रहे हैं जिनके कारनामे सुन के आप हैरान हो जाएंगे, और ख़ास तौर पे मैं बात कर रही हूँ तीर अंदाज़ी की। अब तीर अंदाज़ी के लिए आपको ज़बरदस्त तरीके से निशाना लगाना आना चाहिए। बड़ा मुश्किल सब्र आज़मा एक खेल है, जिसमें आपको बड़े अपनी टैक्टिक्स उसमें डिफरेंट अपनानी पड़ती हैं। लेकिन सोचें, अगर जो तीर अंदाज़ हो वो बसारत से महरूम हो, तो उसके लिए निशाना लगाना, और वो भी ज़रा बिल्कुल जाके, कहते हैं ना, बिल्कुल फिट जाके निशाने पर लगे, उसके लिए उसने कितनी प्रैक्टिस की होगी और क्या मेहनत उसकी नहीं होगी। तो आज ऐसे ही एक तीरंदाज से हम आपकी मुलाकात करवाने जा रहे हैं। तनवीर अहमद इनका नाम है, और इन्होंने जमहूरिया चेक में होने वाले तीरंदाजी वर्ल्ड रैंकिंग इवेंट में यूरोपियन कप में पाकिस्तान के लिए 2 गोल्ड मेडल्स जीते हैं, और फाइनल में कप्रिस के मिसेस क्रिस्टोस को शिकस्त दिया। आई होप मैंने नाम करेक्ट लिया। और जो वो आपका क्या बिगाड़ लेंगे कि अगर आपने उनका नाम गलत लिया? किसी का नाम गलत नहीं लेना चाहिए। वो कप्रिस में अगर AR भाई देख रहे होंगे तो वो वैसे ही दुखी होंगे इस वक्त कि वो हार चुके हैं ये मुकाबला, लेकिन अब मजीद वो आपका क्या बिगाड़ सकते हैं? तो हम तनवीर से बात कर लेते हैं। तो हम तनवीर से बात कर लेते हैं, जिन्होंने हमारे लिए 2 गोल्ड मेडल्स दिए और पाकिस्तान का नाम रोशन किया। तनवीर, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। पहले ये बताइएगा कि ये कब से आपको, सबसे पहले तो मुबारकबाद, इस इवेंट के बारे में हमें बताइए कि कितनी आपने प्रैक्टिस की, क्या सिलसिला रहा, और अपनी कामयाबी के बारे में सबसे पहले आप बताएं प्लीज़। जी बहुत शुक्रिया आपका मुझे इनवाइट करने के लिए। तो ये बेसिकली 2 इवेंट थे, एक वर्ल्ड रैंकिंग इवेंट एंड यूरोपियन कप था जो कि चेक रिपब्लिक में था, और मोर देन 45 कंट्रीज़ इसमें पार्टिसिपेट कर रहे थे, और उसमें जो है अल्हम्दुलिल्लाह मुझे कामयाबी मिली और मैंने गोल्ड मेडल हासिल किया। फॉर द फर्स्ट टाइम किसी भी एशियन ने ये टारगेट अचीव किया। और देन 1440 डबल फीट राउंड था बेल्जियम में, जिसमें मैंने जो है 144 एरोज शूट करने होते हैं एक दिन में, और वहाँ पे भी मैंने गोल्ड मेडल हासिल किया विद माई पर्सनल बेस्ट 9-10 पॉइंट्स। अच्छा तनवीर, तनवीर आपसे ही जानना चाहेंगे, ज़ाहिर बहुत सारे लोगों के जहनों में सवाल होगा, क्योंकि जिस तरीके से आपने इवेंट जीते, प्रैक्टिस का आप बता रहे हैं, किस तरह आप इस तरफ आए, और ज़ाहिर आपके बारे में ये कि आप बसारत से महरूम हैं, तो ये प्रोफेशन का इंतखाब करना ये कैसे मुमकिन हुआ? ये बेसिकली ये गेम 2017 में पाकिस्तान में प्रोफेशनली इसको अडॉप्ट किया गया पाकिस्तान ब्लाइंड आर्चरी की तरफ से, और मैंने फ़र्स्ट टाइम 2022 में पाकिस्तान की रिप्रेजेंटेशन की, और अल्हम्दुलिल्लाह उस इवेंट में भी मुझे वर्ल्ड नंबर 2 होने का एजाज़ हासिल हुआ था। और आफ्टर दैट 2023 में वर्ल्ड चैम्पियनशिप में मेरा 7th रैंक था, और उसके बाद क्योंकि आपको दोबारा से इतने ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिलती आपको इंटरनेशनल इवेंट्स खेलने के लिए, तो इस वजह से मेरी रैंकिंग काफ़ी डाउन हो गई थी। तो मैंने इंडिविजुअली अपने ऊपर बहुत सारा काम किया, मेरे कोच एजाज साहब हैं,
और स्पेशली यहाँ पे जिक्र करूँगा मैं पाकिस्तान एयरफोर्स का, जिन्होंने मुझे अपनी ड्यूटी से मुझे जो है रिलीव किया और मैं गेम पे ज़्यादा फोकस कर सका पिछले 1 साल के अरसे में। और उन्होंने अपने कोचिंग स्टाफ, जिसमें अरसलान साहब थे हमारे असिस्टेंट कोच, उन्होंने मुझे बहुत ज़्यादा बूस्ट अप किया कि आप ये कर सकते हैं। और पिछले कोई 5-6 माह की लगातार मेहनत, जिसमें ख़ास तौर पे रावलपिंडी डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट और डीसी रावलपिंडी और स्पेशल एजुकेशन के से हमारी डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर, जिन्होंने मुझे एक सेपरेट माहौल फ्राहम किया। एक पार्क है रावलपिंडी में जहाँ पे मैंने अपनी ट्रेनिंग की और लास्ट 3-4 मंथ से मैं वहाँ पे ट्रेनिंग कर रहा था। तनवीर, मुझे ये भी बताइएगा एफर्ट्स के बाद इट इज़ अमेजिंग दैट यू आर गिविंग क्रेडिट टू द पीपल जो आपको सपोर्ट करते रहे। हमें ज़रा ये बताइएगा कि हाउ डज़ इट वर्क, जो लोग पार्टिसिपेट करते हैं वो किस तरीके से, और ये बसारत से महरूम होना किस हद तक नज़र आपकी मुतासिर हो तो आप इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। और दूसरा, ये अंदाज़ा लगाना, उसके लिए मैकेनिज़्म क्या होता है, कैसे पता चलता है कि किस जगह आपने टारगेट करना है, ये किस तरह से गाइड होते हैं आप? जी, इसके लिए यह है कि हमारे यहाँ 2 किस्म की कैटेगरीज होती हैं। एक VI1 कैटेगरी होती है जो कि टोटली ब्लाइंड होते हैं, और एक VI2-3 कैटेगरी होती है जो कि 2 से 3 मीटर तक चीज़ों को असेस कर लेते हैं। जिस तरह मैं VI2-3 कैटेगरी से हूँ, लेकिन जो अभी यूरोपियन कप था उसमें तमाम ही आर्चर्स को ब्लाइंड फोल्ड पहन के खेलना था, विदाउट बगैर कुछ देखे उन्होंने खेलना था। तो हमारी एक टेक्टाइल साइट होती है, जिस तरह का कैमरे का स्टैंड होता है और उसकी नोजल आगे निकली हुई होती है। हम हाथ की बैक एंड साइड को उस टेक्टाइल साइट के साथ टच करते हैं और उस टेक्टाइल साइट को हमारा कोच जो है वो टारगेट के बिल्कुल सेंटर में सेट करता है, और विद इन 6 एरोज वो एक दफ़ा हमें सेट कर सकता है जब हम पहला एरो शूट करते हैं उससे पहले। और ड्यूरिंग द शूट वो हमें बार बार ना तो हमें फिज़िकली टच करके बता सकता है और ना ही वर्बली बोल के बता सकता है। उसके बाद हमारी अपनी टेक्निक है, हमारी अपनी एफर्ट है और हमारा अपना स्टांस है, जिसको हम सीधा रखते हुए अपना एरो शूट करते हैं। जिस तरह नॉर्मल लोग शूटिंग करते हैं, सेम वही से उसके बाद प्रोसीजर होता है। जस्ट एक दफ़ा आपको कोच सेट कर देता है, उसके बाद आपने अपनी मेहनत से सारा काम करना होता है। ज़बरदस्त। तो आगे आपकी क्या प्लान्स हैं, कौन से इवेंट हैं जिसमें आपने पार्टिसिपेट करना है? जी, नेक्स्ट इंशाल्लाह एंडोरा इंटरनेशनल ओपन है, जिसमें लास्ट टाइम भी मैंने 3 मेडल्स हासिल किए थे और इस दफ़ा इंशाल्लाह इंडिविजुअल गोल्ड की तरफ मेरी कोशिश होगी कि उसमें भी हासिल करूं, जो कि सितंबर में एंडोरा में होने जा रहा है। और उसके अलावा वर्ल्ड चैम्पियनशिप है नेक्स्ट ईयर सितंबर में, अगस्त में कोरिया में, और वहाँ पे कोशिश ये है कि मैं जो है अपने वर्ल्ड नंबर 2 का रैंक तो हासिल कर चुका हूँ, वर्ल्ड नंबर 1 तक जाने की कोशिश करूँ। क्या बात है, इंशाल्लाह ज़रूर। और थैंक यू सो मच तनवीर, आप हमारे शो का हिस्सा बने और यकीनन हमारी माएँ आपके साथ हैं, आप मुल्क का नाम इस तरीके से रोशन कर रहे हैं, गोल्ड मेडल लेकर आ रहे हैं। क्या बात है जी इनकी। अब ज़रा हम अब ज़ाहिर है कि हम अपने प्रोग्राम में हमारी कोशिश ये होती है कि आपको काफ़ी चीज़ों के बारे में मालूमात फराहम करें और तस्दीक शुदा मालूमात फराहम करें ताकि आप जान सकें। इसी तरीके से फल से मुतालिक भी हम बात करते हैं, फलों से मुतालिक भी हम लोगों को आगाही देते हैं। तो ऐसा एक फल है जिसका नाम है अंग्रेज़ी में जैक फ्रूट कहा जाता है जिसे, और कटहल, इफ़ आई एम नॉट मिस्टेकन। जैक फ्रूट को कटहल कहते हैं? जी जी। ओहो, ये तो मुझे पता ही नहीं था। पहले आपको पता? आपने हैव यू ट्राइड जैक फ्रूट? अच्छा, चलें जी। तो कैसा है, क्या इसके फ़वाइद हैं, कहाँ कहाँ इसकी पैदावार होती है और पाकिस्तान में बड़े पैमाने पर काश्त इसकी कहाँ हो रही है? तो इस पर अमानुल्लाह खोखर ने एक रिपोर्ट तैयार की, आपको दिखाते हैं। बेशुमार खूबियों वाला भारी भरकम फल जैक फ्रूट या कटहल बतौर फल ही नहीं बल्कि सब्जी के तौर भी पकाकर इस्तेमाल किया जाता है। ये मुनफरिद फल अब सिंध के इलाके टंडो जाम और टंडो लहियार में बड़े पैमाने पर काश्त किया जा रहा है, जिससे काश्तकारों को बेहतरीन मुनाफा हो रहा है। 35 से 40 दरख्त जो है इसके हमने काश्त किए हुए हैं, पर दरख्त की बात की जाए तो तकरीबन लाख रुपए पर दरख्त जाता है कारोबार के लिहाज से, और इसका अमूमन वजन जो है वो 3 किलो से तकरीबन 35 से 40 किलो तक का वजन होता है। माहिरीन के मुताबिक कैल्शियम, पोटाशियम, फाइबर और विटामिन से भरपूर कटहल का बुनियादी ताल्लुक तो जुनूबी मशरक के ममालिक फिलिपाइन, थाईलैंड, बांग्लादेश और श्रीलंका से है। हिंदी और उर्दू में कटहल कहते हैं, असल में ये अफ्रीका और अपने बांग्लादेश का नेशनल फल है, वियतनाम का नेशनल फल है, मालदीव का नेशनल फल है।
कैल्शियम पोटाशियम वगैरह यानी कि इसमें पाया जाता है। खाने में बहुत ज़्यादा यानी कि लजीज आए, पहले तो नहीं खाते थे, अब पता पड़ा कि ये टंडोला यार में हो रहा है तो अब खरीदने आए हैं। ताहम सिंध के कुछ इलाकों का मौसम मुवाफिक होने के बायस इस फल की पैदावार की जा सकती है। कटहल की महदूद पैदावार से इसकी बढ़ती तलब को पूरा करना तो मुश्किल है, मगर ये फल इस वक्त सोने के दाम जरूर बिक रहा है। अमानुल्लाह खोखर, ARY न्यूज़, टंडोलैया। अच्छा, ये आप ये देखें कि वैसे लोग सोचा करते थे कि आम दरख्तों पर क्यों होते हैं और तरबूज बेल के साथ क्यों रखते हैं, तो उसमें ख्याल ये होता था कि इतना बड़ा तरबूज किसी के सर पे गिरेगा तो क्या असर होगा। अब ये जो जैक फ्रूट है, आप अंदाज़ा कीजिए कि इसका वेट जो है वो 120 पाउंड तक हो सकता है, यानी कि 55 किलो तक, समझे। एक भाई तो इसके नीचे आप मतलब इतना वजन न्यूटन की तरह बैठ इंसान का नहीं होता आजकल। इसकी तरह इसके नीचे बैठ के आपने कभी कोई ना बुक पढ़नी है, कोई एक्टिविटी नहीं करनी, नहीं तो अगर ये गिर गया तो फिर न्यूटन ने तो खैर डिस्कवर कर दिया था ग्रेविटी का रूल, आप क्या कर सकेंगे? कुछ भी नहीं कर सकेंगे। वो फिर किताब लिखेंगे मौत का मंजर। तो बहरहाल अपना ख्याल रखिएगा इस हवाले से। अच्छा जी, तो जब मैं समझा आप इजाजत देने वाली मैं आपके इस जुमले के बाद मैंने कहा लोगों को मैं थोड़ा सा वार्न कर दूं। खैर हम यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं कटहल से निकल के हम रेलवे की बात कर रहे हैं। और रेलवे जिसके लिए कभी कहा जाता था बड़े खसारे में जा रहा है, पिछले साल बड़ी ज़बरदस्त और अच्छी खबरें आ रही थी, ज़बरदस्त मुनाफे की खबरें आ रही थी, लेकिन जहां हम सुन रहे हैं कि बड़े सरकारी जो इदारे हैं जिसमें PIA स्टील मिल्स के हवाले से तो खैर डिफरेंट ही कहानी है, लेकिन निजकारी जो PIA की हो रही है उसको लेके काफ़ी तेज़ी से इक़दाम हो रहे हैं। अब खबर ये आ रही है कि पाकिस्तान रेलवेज़ भी आउटसोर्सिंग करने का अमल शुरू हो गया है और रेलवे ने 22 मुसाफिर ट्रेनों को आउटसोर्स करने का फैसला किया है। सो क्या होगा इससे ये होगा कि इन ट्रेनों को पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत चलाया जाएगा। आउटसोर्स की जाने वाली मुसाफिर ट्रेनों में कराक्रम एक्सप्रेस है, ग्रीन लाइन एक्सप्रेस है, हज़ारा एक्सप्रेस है, कराची एक्सप्रेस है, शालीमार एक्सप्रेस शामिल हैं। कोयटा तक कराची चलने वाली मुसाफिर ट्रेन बोलान मेल को भी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत चलाया जाएगा। तो अब इससे अभी कहते हैं जी मुसाफिरों को सहूलत फराहम करना है, तो ये सवाल तो उठता है कि जब इतने सारे फ़ायदे हो रहे हैं तो फिर मुसाफिरों को क्या फ़ायदे मिल रहे हैं, उनको क्या फैसिलिटी? ये जानने की ज़रूरत है। असल में इसमें होता ये है कि सरकारी सतह पर महकमों में क्या होता है कि कंपटीशन नहीं होता तो वो सर्विसेज का वो मयार नहीं रहता। लेकिन ये भी एक डिबेट है कि क्या जो कौमी इदारे हैं उनको फ़रोग़ करना ही या उनकी चीज़ों को फ़रोग़ करना ही वाहिद सलूशन है। मिसाल के तौर पर अभी कौमी एयरलाइन की बात करते हैं, उसके भी प्राइवेटाइजेशन के लिए काफ़ी काम हो रहा है कि जी वो कर दिया जाए। अब ऑलरेडी वो एयरलाइंस मौजूद हैं, ऐसे में एक नेशनल एयरलाइन आपके पास है तो उसको क्यों कर रहे हैं? अब ये पाकिस्तान रेलवेज़ के हवाले से कहा जा रहा है कि मुसाफिरों को, आपको पता है कि सबसे ज़्यादा मुसाफिर या अगर फ्रेट सर्विसेज जो होती हैं वो पाकिस्तान रेलवेज़ प्रोवाइड करते हैं। अगर उसकी ट्रेनों को आउटसोर्स किया जा रहा है तो उससे लोगों को फ़ायदा होगा या फिर जिस तरीके से वो रेट्स बढ़ते रहते हैं और किराए बढ़ते रहते हैं और फिर उससे लोग सफ़र करते रहते हैं क्योंकि एक आपका कंट्रोल उस पर से चला जाता है। और तो इसमें काफ़ी सवाल हैं जो कि हमारे जहन में पैदा हो रहे हैं। दूसरा ये कि जब हम टूरिज़्म बढ़ाने की बात करते हैं तो जितनी ज़्यादा पब्लिक ट्रांसपोर्ट में फैसिलिटीज़ होंगी, जितनी ज़बरदस्त वो होगी, उतना ही यहाँ पर टूरिज़्म बढ़ेगा। और साथ ही जो हमारे यहाँ जो जितने भी सरकारी इदारे, इसमें सियासी भर्तियाँ बहुत होती हैं अशफाक, तो उन सियासी भर्तियों की वजह से होता क्या है, घूम फिर के एक साइकिल है हमारे यहाँ, वही हुकूमतें रिपीट होती रहती हैं। तो वो जो उनके रखे हुए मुलाजमीन होते हैं, अगर कभी उन्हें तनख्वाहें नहीं मिलती हैं, उनकी आने वाली हुकूमत तनख्वाहें रोक देती है, किसी भी वजह से उन्हें निकाल दिया जाता है, वो दोबारा भर्ती कर दिए जाते हैं, तो एक बर्डन क्रिएट हो जाता है इन इदारों पर, जो बर्डन कभी उतरता नहीं है। तो खैर देखते हैं जी इसके क्या नतीजे निकलते हैं। तो हम कोशिश करेंगे कि इसके ऊपर किसी गेस्ट को लेने की, ताकि हम जान सकें कि इसके फ़वाइद क्या हैं, लेकिन आगे चल के इसके ऊपर बात करेंगे। अभी ये खबर जो है वो हम और शामिल करने जा रहे हैं यहाँ पर, वो ये है कि ट्रेन से आप खला का सफ़र कर रहे हैं। खला का सफ़र कर रहे हैं और खला का सफ़र हम सिर्फ देखने की हद तक कर सकते हैं क्योंकि एलन मस्क जितना पैसा नहीं है और अंबानीज़ का फोकस इस वक्त किसी और चीज़ पे है। तो जेम्स वेब टेलीस्कोप के खलाई सफ़र को 2 साल मुकम्मल हो चुके हैं और दूसरी सालगिरह के मौके पर जेम्स वेब टेलीस्कोप ने पेंगुइन और एग नामी कहकशाओं की तस्वीरें जारी की। और अल्लाह के बंदो, कुछ नाम ही अलग रख लो, लेकिन बहरहाल इन कहकशाओं को ARP1 फोटो के नाम से जाना जाता है। ये दोनों कहकशाएं ज़मीन से 32 करोड़ 60 लाख नूरी बरसों के फासले पर वाक़ हैं। भाई सदफ अब्दुल जब्बार, आपको पता है लाइट ईयर्स क्या होते हैं? मतलब लाइट ईयर्स ये होते हैं कि 1 साल तक रोशनी की रफ्तार सबसे ज़्यादा है ना, 9,86,000 किलोमीटर फ़ी घंटा, ठीक है, पर मिनट है या फ़ी घंटा है, आई डोंट नो,
ये कंफर्म कर लेते हैं। लेकिन बात ये है कि उस रफ्तार से अगर ये 1 साल तक ट्रैवल करें तो उसको 1 लाइट ईयर कहा जाता है। और ये कितना का है? 32 करोड़ 60 लाख नूरी बरसों के मतलब फासले पर है। तो आप अंदाज़ा कीजिए कि ये तभी अंडे की शक्ल के नज़र आ रहे हैं, वरना अगर करीब से जाके देखेंगे तो फिर आपको लग पता जाएगा कि होता क्या है। जी हाँ। तो अच्छा जी, जेम्स वेब स्पेस ने इनकी जो तस्वीर है वो इंटरैक्टिव लाइट की मदद से खींची है। और जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप अपने खलाई सफ़र के आगाज़ से अब तक कई हैरत अंगेज़ दरियाफ्तें कर चुकी है। सो हमारी जो कायनात है इसमें क्या कुछ नहीं है, खला में जाएं तो एक नई दुनिया आबाद है। सो उसके लिए जो हम देखते हैं साइंसदान बड़ी सालों से इस पर रिसर्च भी कर रहे होते हैं। उनकी रिसर्च के नतीजे में ये जो इंकशाफात हैं ये हमारे सामने आते हैं। यकीनन इट्स वन स्टेप फर्दर जिसमें हम मज़ीद भी खला के बारे में जान सकेंगे। अच्छा जी, तो ये लाइट के हवाले से हमने बता दिया। वैसे 3 लाख किलोमीटर पर जो है वो आप ये देखें कि सेकंड की रफ्तार से लाइट जो है वो ट्रैवल करती है। तो आप इससे अंदाज़ा कर सकते हैं कि नूरी साल कितने होते हैं। तो हम इतनी दूर से कहकशाओं को देख भी सकते हैं और क्या कर सकते हैं हम इससे हट के। और क्या है, आप क्या बता रहे थे भाई? हमारे पास हाँ जी, खबर यहाँ पर दे देते हैं आपको कि इस्लामाबाद पुलिस ने सनम जावेद को बलूचिस्तान पुलिस के हवाले कर दिया है। ज़राए के मुताबिक सनम जावेद को कुछ देर में G11 कचहरी में पेश किया जाएगा। कचहरी से बलूचिस्तान पुलिस सनम जावेद का राहदारी रिमांड लेगी। तो जुल्करनैन हमारे नुमाइंदे साथ हैं, उनसे मज़ीद जान लेते हैं। बताइए जुल्करनैन। जी बिल्कुल, गुज़िश्ता रोज़ इस्लामाबाद पुलिस ने सनम जावेद को हिरासत में लिया था, लेकिन रात गए तक कोई फैसला नहीं हो सका कि यहाँ पर किस मुकदमे में उसको रखा जाए। और आखिरकार अब जो है बलूचिस्तान में एक मुकदमा था, उस हवाले से बलूचिस्तान पुलिस को बुलाया गया है और उनके हवाले कर दिया गया है कि वहाँ पर इनके खिलाफ मुकदमा जो है वो दर्ज है। इस्लामाबाद पुलिस ने अब उनके हवाले कर दिया है। कुछ देर बाद जो है उनको राहदारी रिमांड के लिए अदालत पेश किया जाएगा। राहदारी रिमांड लेने के बाद सनम जावेद को फिर बलूचिस्तान मुंतकिल कर दिया जाएगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। अच्छा जी, तो ये हमने खबर आपको दे दी है बहरहाल सनम जावेद से मुतालिक। और अब ये है कि एक और ख़बर हमारे पास कोई है सदफ अब्दुल जब्बार जी। खबर है वो आपको बता देते हैं कि फ़ोन टैप करने की इजाज़त देने के ख़िलाफ़ दरख्वास्त की लाहौर हाई कोर्ट में समाअत हुई है और अदालत ने दरख्वास्त चीफ जस्टिस हाई कोर्ट को भिजवा दी है। साथ ही अदालत ने रिमार्क्स भी दिए हैं कि दरख्वास्त में अहम कानूनी निकात उठाए गए हैं और दरख्वास्त पर समाअत के लिए लार्जर बेंच तश्कील दिया जाए। तो जस्टिस फ़ारूक हैदर ने अज़हर सिद्दीक़ की दरख्वास्त पर समाअत की है। तो इस वक्त हम आपको बता रहे हैं कि अभी इनिशियल जो रिमार्क्स सामने आए हैं उसमें ये बताया जा रहा है कि इसमें अहम जो दरख्वास्त दी गई है इसमें अहम कानूनी निकात उठाए गए हैं और इसके लिए एक लार्जर बेंच तश्कील दिया जाए और दरख्वास्त चीफ जस्टिस हाई कोर्ट को भिजवा दी गई है। सो ये फ़ोन टैप करने वाला मामला है, इस पर दरख्वास्त लाहौर हाई कोर्ट में जमा कराई गई जिस पर समाअत भी हुई है। अच्छा, वैसे मैं ये जानना चाह रहा था सदफ, कभी आपने स्पेस ट्रैवल का सोचा है? अगर आपको मौका मिले, इफ यू गिवन द चांस, पैसा हो आपके पास अंबानी जितना या एलन तो मस्क, क्यों नहीं, बाय नॉट। और वहाँ पर 1 साल तक आप रह लेंगी किताबें पढ़ पढ़ के। सोचें वैसे अगर हम ट्रैवल करना शुरू हो जाएं, सोचें रोशनी की रफ्तार से, यानी कि 3 लाख किलोमीटर फी सेकंड या 1,86,000 मील फी सेकंड, तो क्या ही बात होगी। लेकिन वहाँ तक पहुँचना, और हम जो सितारे भी चमकते हुए देख रहे होते हैं तो वो कब के मतलब ये कि ख़त्म हो चुके होते हैं हज़ारों साल पहले, और उनकी लाइट हम तक बहुत देर में पहुंचती है बिकॉज लाइट ट्रैवल। चलिए अब आप खला से वापस आ जाएं। ज़मीन पर एक ऐसी शादी हो रही है, एक ऐसी शादी हो रही है जो शायद महीनों से चली जा रही है, अभी ख़त्म नहीं हुई। उसके पता नहीं कितने इवेंट्स हैं, मुझे तो उन इवेंट्स के नाम भी नहीं पता है जी। रिसेप्शन तो होता ही है, शादी भी होती है, बारात भी होती है, प्री वेडिंग इवेंट्स भी हैं, ढोल की न जाने क्या क्या, आई डोंट नो। अभी भी शायद कोई इवेंट्स अभी बाकी होंगे, तो वो पोस्ट मैरिज शायद इवेंट बाकी होंगे। सो ये वो इवेंट्स हैं जिसमें हम देख रहे हैं सियासी शख्सियात हों, शोबिस से पूरा बॉलीवुड यहाँ पर आ गया है, और साथ ही साथ हम देख रहे हैं इंटरनेशनल पर्सनालिटीज़ भी इस शादी का हिस्सा बने। मैं ये डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकती कपड़ों से कि ये कौन सा इवेंट था, ये रिसेप्शन था, ये बारात थी, ये शादी थी। सो ये मेरे लिए बड़ा मैं तो ड्रेसेस और ये मतलब ये है कि ही इज़ एक्चुअली एंजॉयिंग इट अ लॉट। ये अनित अंबानी, दूल्हा क्यों नहीं एंजॉय करेगा अपनी शादी, मतलब अपनी कैपेसिटी में, जहाँ वो थक भी जाते थे तब भी वो कोई ना कोई इस तरीके से। और मैं बॉलीवुड स्टार्स को मैं देख रहा था कि सारे मतलब आई एम श्योर के बड़े हैवीली पेड होंगे यहाँ पर आके अपने काम दिखाने के लिए।
कारकर्दगी दिखाने के लिए। और फिर आप ये देखिए फीफा के सदर वहाँ पर मौजूद थे, ये कार्डेशियन सिस्टर्स जो हैं वो वहाँ पर मौजूद थी। जस्टिन बीबर आए, उन्हें बताया जा रहा है कि 9 से 10 मिलियन डॉलर उनको दिए गए। मतलब फिर भी जस्टिन बीबर ने सिर्फ बनियान पहन के वहाँ पर गाना मुनासिब समझा, लेकिन जाहिर है कि स्किल सेट उनका अपना, वो अपने कहा जा रहा है जी 600 मिलियन से ऊपर इसकी कॉस्ट हो जाएगी शादी की तमाम जो हुई है। अब पता नहीं ये वो वाले 600 मिलियन रुपए या डॉलर्स? डॉलर्स। तो ये आई डोंट नो, ये स्टिल थिंकिंग अबाउट रुपीस। हाँ, रुपीस पुअर पीपल क्या करें रुपीस। अब मुझे डॉलर में शायद मैं सोचूं तो मेरी सोच भी कहते हैं ना आगे, मतलब वहाँ पर हमने किस किस को नहीं देखा ऐसे, तो मतलब कार्डेशियन फैमिली भी यहाँ पर आई हुई है। हाँ जी, किम कार्डेशियन वहाँ पर थी, क्लोए कार्डेशियन वहाँ पर थी। सबके नाम पता है अशफाक को कार्डेशियन फैमिली में, मुझे नहीं पता थे। मुझे पता है आप इंस्टाग्राम पे किस किस को फॉलो कर रहे हैं। मैं तो नहीं करी, लेकिन मैं चेक करूंगी आपकी, आप जिनको फॉलो कर रहे हैं भाई ट्रेंड्स को फॉलो करना अच्छी बात होती है। हार्दिक पांड्या वहाँ पर थे जिन्होंने पाकिस्तानी डिजाइनर्स के मलबूसात ज़ेब-ए-तन किए। ये देखें जी, सारा अली खान को आप इस वक्त देख सकती हैं, बताया जाता है इन्होंने भी पाकिस्तानी डिज़ाइनर के मलबूसात पहने हैं। और किस किस के हैं? इकबाल हुसैन पाकिस्तानी डिज़ाइनर, उनके कपड़े पहने। फराज मन्नान के, अच्छा आलिया भट्ट भी आपको नज़र आ रही है। मोहसिन नवीद रांझा के तैयार करदा मलबूसात पहने गए। सो बॉलीवुड में जिनके हम नाम ले रहे हैं ना, तो वो हमारे ड्रेस फौरन स्पॉन्सर करना शुरू कर दें। क्या बात है। अच्छा जी, ये कौन आगे जी? ये सिंगर AP ढिल्लों, और उसके अलावा और भी कई शख्सियात हैं। हार्दिक पांड्या का पहले समहाउ ना आप एक दफ़ा ये इस तरह की कोई रील्स देख लें या कोई ऐसी क्लिप देख लें, तो फिर आपका जो फेसबुक और जो आपका इंस्टाग्राम है वो बार बार अंबानी फैमिलीज़ की रील्स आपके सामने लेकर आएगा और आपको ही लगेगा भाई ये शादी कब खत्म होगी। लेकिन शादी खत्म हो गई है, ये फाइनली हमें पता चल गया है कि शादी इख्तिताम पजीर हो गई है और बड़ा ही धूम धड़का रहा। लोगों ने और पड़ोसियों ने बड़ा इंजॉय किया, खासतौर पर हमने यहाँ बैठ कर रील्स बहुत देखी, लेकिन बड़ा मतलब एंटरटेनिंग था। मुझे और सदफ को भी दावत आई थी, लेकिन मसला ये है कि हमें छुट्टी नहीं मिली। छुट्टी नहीं मिली, हमें शो कौन करता है। हमें कोशिश की लेकिन हमें छुट्टी नहीं मिली। लेकिन बहरहाल अब क्या करें कि करोड़ रुपए की आपने घड़ी मिस कर दी। करोड़ नहीं थी जी, 2 करोड़ की। 2 करोड़ में 600 2 करोड़ की थी। 25 लोगों को जो है वो यहाँ के 6-7 करोड़ होंगे। हमने भी बेच ही देना था रिवायत के मुताबिक। इसी के साथ मैं आपसे इजाजत चाह रही हूँ। अशफाक यहाँ पर बैठ के बातें करते रहेंगे। अल्लाह हाफिज़। शादरी आबाद में।